मेरा आवाज सबको आ रहा है? जी भैया, हरिओम, स्वागत है आपका भी। जी। सबसे सर्वप्रथम पूज्य बापू जी के श्री चरणों में दंडवत करता हूँ, और जितने भी हमें अपने सभी अपने जो जुड़े हैं अपने जूम मीटिंग में, सबको मैं अपना नमस्कार सर्वप्रथम। और जो महिला मंडलों के जो बहनें हैं उनको भी मैं खूब अभिवादन करता हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ पर अभी बोलने का मौका दिया। चलो अब सीधा मुद्दे पर ही आ जाते हैं। जो अभी आपने बताया कि अभी हमारा जो आज का विषय है, अभी का आपने देखा है हेल्थ के बारे में। सबसे पहले ये देखते हैं सभी लोग ध्यानपूर्वक समझना कि एक्चुअली हेल्थ क्या होती है, स्वास्थ्य मतलब क्या। आप किसको स्वास्थ्य मानते हो? अगर मैं किसी मेडिकल स्टूडेंट को या मेरे अपने वैद्यकीय क्षेत्र में किसी जो भी स्टूडेंट है, अगर उससे हमें पूछूं कि भाई स्वास्थ्य क्या है, तो अपना अपना डेफिनेशन दे देगा। जो अपने बुक्स में लिखा है वो अपना डेफिनेशन दे देगा कि इट्स एन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ डिसीजेस एंड ऑल, ऐसा कुछ बोल देगा और फिर बोलेगा इट इज हेल्थ। बहुत सारे डेफिनेशन अलग अलग है, पर एक डेफिनेशन जो अब जो हमारे सनातन मतलब ऋषियों ने जो हमारे आयुर्वेद में लिखा है, और उस मुताबिक आजकल की अगर डेफिनेशन देखा जाए तो डेफिनेशन ये हो सकती है कि enthusiasm to work and enthusiasm to be compassionate। enthusiasm to work मतलब क्या? हमारा जो दायित्व है वो हम दायित्व कितना व्यवस्थित पालते हैं, मतलब कितना दृढ़ता से करते हैं। उतना दृढ़ता से, अगर हम जितना दृढ़ता से करते हैं हम हेल्दी। जैसे अगर मैं डॉक्टर हूँ, मैं अपना डॉक्टर का पेशा किस तरह से लोगों का हित के लिए करता हूँ, लोगों का, और जैसे और वो कभी रोगी ना हो इस तरह से करता हूँ, और उत्साह से करता हूँ, तो मैं निरोगी हूँ। अगर कोई व्यक्ति अगर कोई नौकरी करता है, अगर अपने नौकरी में अगर वो सवेरे उठता है, सवेरे उठते अगर बोलता है कि क्या करे, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे करना पड़ता है, पेट के लिए सब करना पड़ता है, घर चलाना पड़ता है, अगर उस ऐसा बोल के अगर वो ड्यूटी कर रहा है तो रोगी है। पर अगर यदि वो सोचता है कि नहीं, मुझे उत्साह से अगर जा रहा है, नहीं मुझे ड्यूटी करनी है, मेरे आज का और अच्छा कुछ काम करना है, मेरे ऊपर जो कर्तव्य मैं करते हुए ढंग से निभाऊंगा, तो वो निरोगी है। अगर लड़का है, बच्चे हैं, अगर बच्चे अगर हाँ स्कूल में अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर वो व्यवस्थित, अगर जो भी उनका नीति नियम हो गए, जो भी जितना समय उनको जाना होता है, जल्दी जितना उठना, सवेरे हो दोपहर की स्कूल जब भी हो, अगर वो बराबर अगर ठीक ढंग से अगर हमारे उस तरह से नियम से उठते और करते हैं तो वो निरोगी है। पर जबरदस्ती माँ उठा रही है, जबरदस्ती कर रहे है, तो स्कूल जाना है, तुझे स्कूल जाना है, इस तरह से अगर करता तो बच्चा रोगी है। कहने का तात्पर्य यह है कि इंथुजियाज्म टू वर्क, हमारा हम काम करने में हमारा जो करते हैं हम कितना इंथुजियाज्म से कर रहे हैं, और इंथुजियाज्म टू कंपैशनेट, हमारे सवेरे उठने के बाद हम अपने मन में ये सोचना चाहिए कि मैं किसी का प्रति मेरा द्वेष तो नहीं है, मेरे मन में किसी के प्रति ऐसा कुछ ये तो राग तो नहीं है, और मैं दया भाव है क्या नहीं मेरे मन में, मेरे हृदय में किसी को दया करने का भाव है या नहीं। आज जिस दिन आपका अगर है सतत आपका हृदय में दया भाव है, किसी के प्रति प्रेम भाव है, तो आप निरोगी हो। पर किसी के प्रति आपका अगर द्वेष है, बदला लेने की अगर भाव है, मैं इसको दिखाऊंगी, मैं उसको करूंगी, मैं ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी, तो आप रोगी हो। तो कुल मिला के आरोग्य की डेफिनेशन ये है कि केवल एब्सेंस ऑफ डिसीज, केवल हमारे शरीर में रोग न होना निरोगता नहीं। हमारे अंदर रोग होते हुए भी हम निरोगी हो सकते हैं। अगर मुझे बहुत सारे रोग है, मुझे हो सकता है मैं कैंसर से भी पीड़ित हो सकता हूँ, फिर भी निरोगी रह सकता हूँ। तो आजकल की डेफिनेशन तो ये हो सकती है, अगर क्योंकि आज देखा गया है आजकल बच्चे से जो पैदा हुआ बच्चे से लेके मरते दम तक कोई निरोगी नहीं है। हर एक को किसी ना किसी को कुछ ना कुछ चलता रहा है, क्योंकि आजकल का जो कल्चर है, ईटिंग हैबिट्स है, मानसिकता है, ये सभी कारण है कि हमारे शरीर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी गड़बड़ी है ही है। तो अभी इसका निश्चित कारण क्या है सभी लोग अभी जाते हैं। देखो मैं भी थोड़ा क्योंकि कम समय में हमको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट कवर करने, ज्यादा से ज्यादा आपको कुछ अच्छी जानकारी देनी, तो मुझे थोड़ा शॉर्ट में मतलब ऐसी बातें बतानी होगी कि आप थोड़े से में ज्यादा समझ जाओ।
3 चीज होती है जो हमें शरीर में बीमार करती है। देखो पहले जमाने में हुआ करता था कि इन्फेक्शियस डिसीज होते थे, शायद आपको पता होगा कि भाई मेजल्स, डिपर्टिसिस और डीपीटी और बीसीजी ऐसे वैक्सीन पहले 50 साल पहले निकले थे कि उस जमाने में 50 से उससे भी ज्यादा पहले जमाने में ज्यादातर लोग इन्फेक्शन होके मतलब कुछ वायरस आ जाता था, कुछ हो जाता था तो उनको पीड़ा होती थी और उससे वो लोग मरते भी थे। पर आजकल देखा जाए तो इन्फेक्शन के लिए बहुत सारे एंटीबायोटिक्स, बहुत सारी दवाइयां निकली है। तो इन्फेक्शन जैसे ट्यूबरकुलोसिस, पहले जमाने में टीबी से लोग मर जाते थे, पर आज टीबी के लिए हमें उपचार करते हैं, हम उसको बचा लेते हैं, आदमी बच जाता है। कहने का तात्पर्य है कि आजकल के जमाने में इन्फेक्शन से लोग नहीं मरते, पर आजकल की जो बीमारियां दूसरी तरह की हो चुकी है उसको लाइफस्टाइल डिसीज कहा जाता है, या तो ऑटो इम्यून डिसीज कहा जाता है। ऑटो इम्यून मतलब खुद ने शरीर ने बनाई हुई बीमारियां। जैसे पहले इन्फेक्शन मतलब वायरस बैक्टीरिया हो सकते थे, अभी के इसमें अभी भाई आजकल का कैंसर, आजकल का हार्ट की प्रॉब्लम्स, किडनी की प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, सो कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी नहीं होती फिर भी आजकल कोलेस्ट्रॉल को जो बीमारी मानते हैं, वो जो जो अनट्रीटेड बोलते हैं वात के दोष, जो से संधिवात है या जो भी सारे वात होते हैं, वो कुल मिला के शरीर ही इन चीजों को उत्पन्न करता है। कुछ भी शरीर में कुछ तो ऐसे बदलाव हो जाते हैं हमारे खान पान की गलतियां बोलो या कुछ, जो अभी मैं कान बता रहा हूँ आपको, उसमें उस कारण से हमारे शरीर में इस तरह से रोग आते हैं। महिलाओं में महिलाओं की तरह से कोई रोग होते हैं, अब स्त्री रोग होते हैं, अलग अलग तरह के रोग होते हैं। थोड़ा सा प्रकाश में उस पर भी डालूंगा कि स्त्री रोग क्या होते हैं, क्यों होते हैं। ज्यादातर सभी लोग महिला जानते हैं कि भाई हार्मोन, डॉक्टर कोई भी के पास, किसी के पास जाओ, डॉक्टर कहेगा कि भाई हार्मोन डिस्टर्बेंस है, हार्मोन्स का प्रॉब्लम है। पर हार्मोन्स का प्रॉब्लम क्यों है, ये समझने की बात होती है। खैर इसका हम थोड़ी देर के बाद हम बताएंगे, पता चल जाएगा। कहने का तात्पर्य हमारे शरीर में जो भी बीमारियां होती है वो 3 कारण बहुत अहम होते हैं। 3 कारण समझना, क्योंकि बहुत सारे एक कारण को तो डॉक्टर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। हो सकता है कि एक आध 2 कारण को थोड़ा बहुत देते, पर ज्यादातर, जैसे सबसे पहला कारण होता है कि हो सकता है आपने पहले भी हमारे कुछ लेक्चर में किसी ने सुना भी हो। सबसे पहला कारण होता है हमारे शरीर में ग्लूकोज डिस्टर्बेंस। हमारे शरीर, हम जो कुछ खाते हैं उसका एंड प्रोडक्ट, हम जो खाते हैं उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज मतलब क्या, ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलनी है जो हम रोजमर्रा काम कर रहे हैं। अगर मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ तो मेरे शरीर में से जो ग्लूकोज है मेरे शरीर में वो यूटिलाइज हो रहा है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि उसमें मेरी एनर्जी लॉस हो रही है। तो एनर्जी के लिए मैं स्वाभाविक है मेरे अंदर जो ग्लूकोज है यूटिलाइज हो रहा है। तो जो ग्लूकोज जो होता है वो जब डिस्टर्ब हो जाता है हमारे शरीर में, तो हमारे शरीर में रोग आ सकते हैं। दूसरा कारण होता है हार्मोनल डिस्टर्बेंस। जो हमारे शरीर में जो सूक्ष्म सिक्रेशंस होते हैं, अलग अलग ग्रंथियां अलग अलग हार्मोन्स बनाते हैं, जो सारे अवयवों को काम करने के लिए बोलो, या हमारे शरीर में जो भी केमिकल रिएक्शंस होती है उसको मेंटेन करने के लिए जो काम होते हैं, जो सूक्ष्म हार्मोन्स होते हैं, वो हमारे शरीर में जब डिस्टर्ब हो जाते हैं तो हमें रोग हो सकता है। और तीसरा जो मैं बताया था कि जो डॉक्टर्स एकदम निग्लेक्ट कर चुके हैं, एकदम कि कोई डॉक्टर इस तरफ ध्यान ही नहीं देता, वो है माइक्रोबियल डिस्टर्बेंस। माइक्रोबियल डिस्टर्बेंस मतलब क्या, हमारे शरीर में जो माइक्रोब्स होते हैं, हमारे शरीर में जो यूजफुल बैक्टीरियाज होते हैं, जब वो डिस्टर्ब हो जाते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारे रोग होते हैं। तो इसको हम फिजिकल, केमिकल एंड इमोशनल, इमोशनल भी डिस्टर्बेंस हो सकते हैं। कुल मिला के कोई भी बीमारी के लिए 3 कारण, और जैसे शरीर में मतलब फिजिकल कारण भी हो सकता है, केमिकल रिएक्शन जैसे माइक्रोबियल डिस्टर्बेंस होता है वो डिस्टर्बेंस होने से हो सकता है, और इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकता है, और किसी को एकदम मेंटल शॉक लगता है, या कुछ बहुत सारे ऐसे आजकल के जमाने में वो होते हैं जो स्ट्रेस स्ट्रेन होते हैं, वो एक कारण बन सकता है हमारे शरीर में रोग का पैदा होने। देखो एक बात ध्यान समझना, बहुत, जैसे हमने शुरुआत में बोला कि इंथुजियाज्म टू वर्क एंड इंथुजियाज्म टू बी कंपैशनेट, ये होता है मेन, अगर हमारा हेल्थ का मेन डेफिनेशन। ये 2 चीज आपके अगर अंदर है तो आप बिल्कुल हेल्दी हो। फिर भले आपके अंदर में रोग में उसको कुछ भी नाम दो, है कैंसर है, दो कुछ भी हो, कैंसर होते हुए भी आप हेल्दी रह सकते हो। देखो कि ये मेन चीज होती है ना कि हमारा जो शरीर बना है ना, ये प्रकृति ने, देखो आपको पता है, सभी लोगों ने सुना है कि भाई माता और पिता का रजवीर का मिलन होता है पेट में, फिर वो एक सेल बनती है, उसको बोलते हैं जायगोट, जो माँ के पेट में मतलब गर्भाशय में होता है। गर्भाशय से फिर वो वहाँ मल्टीप्लाई होता रहता है, मल्टीप्लाई होते होते फिर एक बच्चा 9 महीने के बाद डिलीवर होता है, बाहर आता है। देखो ये एक सेल होती है जो रजवीर से बनी हुई, वो एक सेल मल्टीप्लाई होते 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 ये जो ढांचा अब आपके सामने बैठा है, समझ लो 120 ट्रिलियन सेल का बना है। 120 ट्रिलियन, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, 120 ट्रिलियन का एक ये ढांचा है।
पर ये ढांचा जो एक एक सेल है, एक एक सेल को उसके जो फंक्शन है, हमारे शरीर में जितनी भी सेल्स है, अलग अलग अवयवों की अलग अलग सेल्स होती है। हार्ट की सेल्स हार्ट का काम फंक्शन के लिए जो जरूरी है वो काम करेगी, किडनी का तो किडनी के हिसाब से, लिवर का, हर एक हमारा अवयव है, मेरी मांसपेशियों का मांसपेशी जो उसके लिए स्ट्रेंथ है, मुझे काम उठाना, वजन वगैरह जो भी है, कुल मिला के हमारे शरीर में जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है सेल्स का, वो कुल मिला के 120 ट्रिलियन का आगे पीछे हो सकता है, कुल मिला के इतने ट्रिलियन सेल्स होते हैं। पर एक एक सेल को उसका फंक्शन कंट्रोल करने के लिए 10 बैक्टीरियाज है, 10 बैक्टीरियाज मतलब क्या, 120 ट्रिलियन के पीछे 1200 ट्रिलियन बैक्टीरिया है हमारे शरीर में। तो कुल मिला के हमारा शरीर, ये शरीर आप बोलोगे कि मैं शरीर हूं या बैक्टीरिया है, एक्चुअली फुल ऑफ बैक्टीरिया। तो कहने का तात्पर्य इसका भी हमें शरीर में उसका संतुलन होना बहुत जरूरी होता है, और वो संतुलन जब गड़बड़ा जाता है तो वो हमें तरह तरह के रोग तैयार करता है। जो डॉक्टर्स आजकल एंटीबायोटिक दे देके तो आपको जो भी इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म है उसको तो मारते हैं, पर जो साथ साथ हमारे शरीर में जो यूजफुल बैक्टीरिया है उसको भी मारते हैं। अभी थोड़ा सा प्रकाश, जैसे मैं बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि स्त्री रोग क्यों होता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस क्यों होता है, वो समझते हैं। अभी जैसे गायनेकोलॉजिस्ट के पास कोई भी अगर स्वाभाविक है, आप सारी ज्यादातर सारी महिलाएं सुन रही हैं हमारी बात को, तो स्वाभाविक है कई महिलाओं में कुछ भी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है। हो सकता है किसी को मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो सकता है किसी को कंज्यूमेंट की प्रॉब्लम हो सकता है किसी को फाइब्रॉइड है, न जाने तरह तरह की पीसीओडी है, ऐसे बहुत सारी तकलीफें होती है। चलो हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि समय फिर उस तरह से ज्यादा चला जाएगा एक एक रोग का अगर मैं लूँ तो। कुल मिला के स्त्री रोग होते हैं, तो डॉक्टर के पास जाएंगे, गायनेकोलॉजिस्ट जाएंगे, भाई मुझे किसी को मेंसेस आते ही नहीं है, 2-2 3-3 महीने आते ही नहीं है, डॉक्टर को बोला हाँ भाई तुम्हारे हार्मोन डिस्टर्बेंस है, ठीक है, गोलियां दे देंगे, हो गया। अरे पर आपने समझाने की कोशिश की कि हार्मोन डिस्टर्बेंस क्यों है? क्या आपने उनसे कोई ऐसी बातें की कि समझने की कोशिश की डॉक्टर ने, या पेशेंट ने बताने की कोशिश की? डॉक्टर वो इतना, आजकल डॉक्टर और पेशेंट्स का जो संबंध होना चाहिए, जिस तरह से इमोशनल बॉन्डिंग होनी चाहिए, वो है ही नहीं। इतनी कमर्शियल बॉन्डिंग हो चुकी है, इतने कमर्शियल हो चुके डॉक्टर्स कि आपके मन को, आपके मन से और आपके केमिकल रिएक्शन से बॉडी से, या क्यों घटित हो रहा है उसका कोई लेना देना नहीं उनको। बस आओ, ये चेकअप कर रहा हो, ये गोलियां खाते रहो, बस इतना। ये मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। हमारा बॉडी कोई बायो इलेक्ट्रो बायोसिटी से नहीं चलता, हमारा बॉडी एक ह्यूमन कॉन्शियसनेस से चलता है। हमारा एक बॉडी एक चेतन है, ये कोई बायो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है कि भाई किसी का हमें सप्लाई मिला इसलिए हमारा शरीर चल रहा है, ऐसा नहीं है। डॉक्टर के हिसाब से तो गायनेकोलॉजिस्ट का क्या है कंसर्न, ओनली यूट्रस। उसका हार्ट से कोई संबंध नहीं, उसका किडनी से कोई संबंध नहीं, उसके आंख से कोई संबंध नहीं, उसका कान से कोई संबंध नहीं है। अगर मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूं, अगर मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूं, तो उसका किडनी के कोई संबंध नहीं, उसका आंख से कोई संबंध नहीं, उसका यूट्रस से कोई संबंध नहीं, उसका हड्डियों से कोई संबंध नहीं। मतलब क्या, इन डॉक्टरों ने, इन स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने हमारी बॉडी एक मोटर कार बना दी है, एक व्हीकल बना दिया है जिसके अलग अलग पार्ट जोड़ के बन गई। ऐसा नहीं है, मैं फिर से कहता हूं, हमारी बॉडी इलेक्ट्रो बायोसिटी से नहीं चलती। हमारी बॉडी एक ह्यूमन कॉन्शियसनेस है जो यूनिवर्सल कॉन्शियस से जुड़ा हुआ है। इस बात का कोई ध्यान ही नहीं देता, कोई डॉक्टर नहीं ध्यान देता उसको। बस मैंने जो पढ़ा हूं मैं इतना तक, अरे बाबा ये बॉडी है, एक सेल मल्टीप्लाई हो गए, 120 सीरियल का ढांचा है, ये एक ह्यूमन कॉन्शियसनेस इसमें है जो कि यूनिवर्सल कॉन्शियस, हम चेतन बॉडी है, हमारे सारा परमात्मा से, आत्मा है परमात्मा से जुड़ा। ये सब बातें तो उनको दिमाग में जाएगी भी नहीं, वो मानते भी नहीं। कहने का तात्पर्य है कि हम इतने फिजिकल लेवल पर इतने वो हो चुके हैं कि हमारा जो इमोशनल लेवल पर जो बात होनी चाहिए, या हमारे कॉन्शियसनेस के लेवल पर जो बात होनी चाहिए, होती नहीं, और सारा डिस्टर्बेंस वही से होता है ज्यादातर। कहने का तात्पर्य यह है कि आजकल के डॉक्टर्स है भाई, ये रिपोर्ट कराओ, वो रिपोर्ट कराओ, आप जाते, स्वाभाविक है, देखो आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर जो कहेंगे वही करोगे आप। पर डॉक्टर्स केवल आजकल जो है केवल एक रिपोर्ट ओरिएंटेड है, वो मशीन ओरिएंटेड ट्रीटमेंट है। आपकी तरफ वो देखता ही नहीं है कि आप क्या हो। भाई आप में अगर सचमुच हार्मोनल डिस्टर्बेंस है तो सचमुच आपको हार्मोनल डिस्टर्बेंस क्यों हुआ है, आपने जरा रोजमर्रा जीवन के बारे में पूछो। भाई उसके पीछे कुछ केमिकल बॉडी में, कुछ बॉडी का कारण है, या केमिकल का उसके शरीर में डिस्टर्बेंस है, या इमोशनल है। और ज्यादातर मैं पेशेंट्स को मैं जब हिस्ट्री लेता हूँ तो मुझे पता चलता है कि 90% ना 99% लोगों में कुछ ना कुछ इमोशनल, कुछ ना कुछ मेंटल प्रॉब्लम, मेंटल स्ट्रेस, सैडनेस, डिप्रेशन, न जाने क्या क्या तकलीफें मेंटल लेवल पर निकलती है।
और ये हमारी मेंटल लेवल पर जो तकलीफें होती है हमारे फिजिक को डिस्टर्ब करती है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है। ध्यान समझना, मेरे जितने भी आप बहनें सुन रही है, आजकल के जमाने में सबसे बड़ा कारण है बड़ी बड़ी बीमारियों का, वो है हेट्रेट, जेलसी। ध्यान रखना, हेट्रेट और जेलसी। अब देखो, मैं किसी पेशेंट को पूछता हूँ भाई आपके कोई कैसा स्वभाव है, हाँ बहुत अच्छा है, हर कोई हमारा स्वभाव तो अच्छा ही बोलेगा, पर हमारे अंदर क्या दुर्गुण है हम जानते हैं। तो ये हेट्रेट जो होता है, हेट्रेट, मैं अगर किसी के द्वेष करता हूँ, किसी से अगर मैं हेट करता हूँ, तो उनको नुकसान हो ना हो पता नहीं, पर मुझे जरूर नुकसान हो रहा है, 100% हो रहा है। इसलिए मैंने बहुत बहुत देखा मेरे 25 या 27 साल की प्रैक्टिस में, 26-27 साल की प्रैक्टिस में, कि भले ही लोग सब कुछ एकदम नियम से रहते, खाते पीते बहुत नियम से रहते हैं, इतना ही नहीं, मुझे कहने में संकोच नहीं होगा, हमारे पूज्य बापूजी से दीक्षित लोग जो भी बराबर से खाते पीते सब कुछ नियम से रहते, बावजूद भी कैंसर से मरे हैं, बावजूद भी हार्ट अटैक से मरे हैं। आज भी कई लोग कैंसर से पीड़ित है, साधक लोग, कई लोग हार्ट से पीड़ित है, कई हार्ट हार्ट की तकलीफ है तो डॉक्टरों की गोलियां खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? क्योंकि अब उनको तो डॉक्टर, स्वाभाविक है, देखो मैं नियम ध्यान तो सब कुछ करता हूं, पर मैंने अपने आप में बदलाव लाया कि नहीं, ये हमने जाना ही नहीं। मेरा जो स्वभाव पहले था, आज के स्वभाव में मेरे अंदर कुछ बदलाव है या नहीं, मैंने समझा ही नहीं इस बात को। सचमुच मेरे अंदर कोई किसी, स्वाभाविक है, अगर मैं अगर एज ए डॉक्टर बैठा हूं यहाँ पर, अगर एज ए चेयर पर्सन डॉक्टर हूं, तो मैं दूसरे डॉक्टरों के साथ या किसी के साथ ईर्ष्या रखता हूँ कि अरे उसके दवाखाना तो ज्यादा चलता है, ओहो उसके पास तो 50 पेशेंट है, मेरे पास तो 20 ही पेशेंट आते हैं, अरे ये तो इसके पास तो ऑडी आ गई, बड़ी BMW आ गई, और मेरे पास तो STV है। अगर ये कंपैरिजन आपके मन में है तो समझ लो आप बहुत बीमार भी हो, और आपको न जाने क्या क्या बीमारी भविष्य में होने भी वाली। कहने का तात्पर्य है कि हम ये, कहने का तात्पर्य है कि इस बात को समझना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम क्या है। डॉक्टर्स के ऊपर इतना विश्वास मत रखो, मैं देखो पूरी तरह से उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, रिपोर्ट करना मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, रिपोर्ट करने से पहले वो जरूर देखे कि हमारे अंदर कमियां क्या है, समझो। केवल गोली खा के कभी भी कोई चीज किसी का भला होता नहीं, मैंने बहुत सारे पेशेंट्स देखे, गोलियां खा खा के थक चुके हैं, फिर भी कुछ रिपोर्ट, कोई फलित नहीं होता, और रिपोर्ट में सारा नॉर्मल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को बच्चे नहीं होते हैं, तो मैंने कई कपल्स देखे हैं, कई कपल्स देखे हैं कि जिनके रिपोर्ट डॉक्टर बोलते हैं हाँ आज नहीं तो कल हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल है आपका, वहां बीज बनता है, फलाना बनता है, उनका शुक्र बराबर है, सब कुछ बराबर है। समझना बहुत जरूरी होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो बीमारियों का कारण जो होता है ना, वो हमें समझना है, केवल हमारे फिजिकल लेवल पर नहीं होता, हमारी बॉडी कॉन्शियसनेस है, एक चेतन बॉडी है, चेतन बॉडी के साथ हमारे, जिससे हमारे मन में विचार, अभी मैं कई जगह बोलता हूँ, कई कई जगह पे मन की बात करता हूँ, स्वाभाविक है, सब मैं सौ पूछता हूँ भाई मन कहाँ है हमारे शरीर में। अगर मैं किसी आपको, चलो अगर व्यूवर्स के आप जवाब मत देना, पर केवल आपके मन में अगर मैं प्रश्न क्रिएट कर रहा हूँ, आप अपने आप से पूछे मेरा मन कहाँ पर है मेरे शरीर में। कोई कोई बोलता हाँ हृदय में, ऐसा वैसा कोई बोलता है। आपको एक बात बताऊं इसके इतिहास, कोई एक साइंटिस्ट था, मैं नाम भूल गया उनका, जो साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे कागज प्रूव किए हैं, जैसे अभी डॉक्टर वो जो फ्रॉड का साइकोलॉजी भी पढ़ा होगा, जो भी है वो पढ़ के उन्होंने कुछ पेपर सबमिट कर दिया है, वो नोबेल जो भी कमेटी है उनके सामने, जो नोबेल देते हैं उनके सामने प्रूव कर दिया उन्होंने कि मन माइंड में होता है, ब्रेन में होता है। उसने कुछ प्रूव कर दिया, कुछ तो भी कागज सबमिट कर दिया, तो उसको सबने पढ़ा वगैरह, जब सबने एक्सेप्ट कर दिया और उसको वो नोबेल प्राइज दिया गया। अभी मैं फिर भूल रहा हूँ, अगर मैं उसका नाम भूलता तो चलो खैर, मेरे पास है लिखा पर अभी भूल गया मैं। कुल मिला के वो उसको नोबेल प्राइज दिया गया इसी बात को दिया गया कि मन हमारे ब्रेन में होता है। पर कुछ साल के बाद, उसके बाद किसी के साथ उसका संपर्क आने लग गया, और संपर्क के बाद उसने, हो सकता है थोड़ा सा उन्होंने उपनिषद और थोड़ा वेदांत का ज्ञान आया उसको, बाद में जो वो मरणासन्न हुआ था, आखिरी स्थिति में जब पहुंचा, तो उसने खुद और एक आर्टिकल लिखा, और उसने बोला कि मुझे जो भी नोबेल दिया गया है वो एकदम गलत है, मैं उस नोबेल के लायक नहीं था। एक्चुअली मन हमारे ब्रेन में नहीं है, हमारे शरीर में जितने भी सेल्स है, वो सारा सेल्स मतलब एक मन है, हमारा शरीर सारा मन है, हमारा सारा बॉडी चेतन बॉडी मन है, वो कोई एक जगह लोकेट नहीं है, वो हर जगह है। हम अगर हम जीवित है, हमारे अंदर सारा चल रहा, हमारा अंदर प्राण चल रहा है, तो वो मन है।
सारा शरीर में एक एक सेल्स हमारी मन है, क्योंकि ये सारा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर मैं किसी से, आप लोगों से किसी से बात करता हूँ या किसी से पेशेंट से बात करता हूँ, तो उसकी बॉडी सेल्स, पेशेंट के बॉडी सेल्स है, मेरे, मैं किसी से इंटरेक्ट होता हूँ समझ लो दिन भर में, तो उसके बॉडी सेल्स और मेरे बॉडी सेल्स एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि सारा एक ही चेतन है। पर अगर मैं किसी से द्वेष करूं, किसी से हेट करूं, तो मेरे बॉडी सेल्स में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, मेरे बॉडी सेल्स में कंफ्यूजन हो जाता है। वो सोचते हैं यार ये उसको क्यों द्वेष कर रहा है, ये तो हम तो एक ही है सारा, मैं उनसे प्रेम करता हूँ मेरे बॉडी सेल्स, और ये मन में ऐसे इनके विचार क्यों आ रहा है, मतलब ये हमें ऐसा क्यों लग रहा है, इससे क्यों द्वेष। तो उसी से हमारे शरीर में सो कॉल्ड, आजकल के जो डॉक्टर बोलते हैं, वो हो जाते हैं हमारे शरीर में बीमारियां, जो उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीजेस, जो भी कैंसर, तो कैंसर तक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये मेन कारण होता है कि हमारे शरीर में संभलना, कि हम, हमारा मन कहाँ है, और हमारे खाने पीने की आदतें कैसी हैं, और हमारा जो जीवन, हमारा जो मनुष्य जाति होती है, जिस तरह से गुरुजी हमारे बताते हैं, जिस तरह से हमारा जीवन यापन होना चाहिए, जो जो नियम हमारे जीवन में होने चाहिए, वो हम पालते हैं कि नहीं, वो सब कारण होता है हमारे अलग अलग बीमारी का। केवल डॉक्टर के पास जाके रिपोर्ट करा के गोलियां खा के कभी भी किसी को सॉल्यूशन नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। हाँ, किसी का लक है, थोड़ा बहुत हमने कर दिया, अब जैसे ऐसा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर डिसीज में, पर कुल मिला के जो ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही है, जो और दवाइयां खा के लोग, एक्चुअली देखा जाए तो मैंने बहुत सारा देखा कोरोना काल में भी, कि लोग कोरोना से नहीं मरे बल्कि दवाओं से मरे, जितना दवाओं का साइड इफेक्ट शरीर में हुआ है। और बाकी ऐसे भी हमने लोग देख रहे हैं अभी, जो बहनें और माताएं और भी लोग जो वैक्सीन ले लेके भी उनके शरीर में क्या क्या तकलीफें हुई, हम देख रहा हूँ अभी भी मेरे पास आते हैं, किसी का किडनी खराब हो रहा है, किसी की हार्ट। मेरे मेरे पास एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट में आप देखेंगे कि आफ्टर वैक्सीनेशन 60% ऑफ हार्ट डिसीज आर इंक्रीज। डायबिटीज कितना, उसका भी परसेंटेज, का परसेंटेज आया, अलग अलग परसेंटेज ऑफ द पेशेंट्स हैव इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन। अभी चलो वैक्सीन के ऊपर यार बोलूंगा तो फिर अलग बात हो जाएगी। कुल मिला के वैक्सीन भी एक एब्सोल्युटली अनसाइंटिफिक चीज है, एब्सोल्युटली अनसाइंटिफिक चीज है। पर क्या करें, नियम ऐसे बताए, ऐसे लग गए हैं कि उसके बगैर काम ही नहीं हो रहा, उसके बगैर ड्यूटी नहीं जाने दे रहे, उसके बगैर बच्चों को स्कूल में नहीं जाने दे रहे, न जाने क्या क्या नियम बना रहे हैं। खैर ये बात और हो गई। कहने का तात्पर्य है कि जो कुछ अनसाइंटिफिक होता है उसी को साइंटिफिक मान के हम ले रहे हैं, और बहुत सारी दिक्कतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। हमारे हमारे इस विधान, हमारे जो ऋषि मुनियों की परंपरा में ये जो योग था, योगाभ्यास था, प्राणायाम, योगासन, बहुत सारी चीजें हैं, खान पान का नित्य नियम, मतलब वो यम नियम वगैरह सारा था, वो है, आज भी है, आज भी हम उस पालते, तो उससे हम जो करते हैं वो स्वस्थ रहते हैं। पर क्या सचमुच हमारी इतनी बड़ी हमने धरोहर हमने संभाले रखी है, बावजूद भी इतना बड़ा हमने योग भगाए रोग, न जाने क्या 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 ऐड करते, फिर भी दिन ब दिन हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं, फिर भी दिन ब दिन डॉक्टर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, फिर भी कार्डियोलॉजिस्ट बोलो या कैंसर ऑन्कोलॉजिस्ट बोलो या जो भी स्पेशलिस्ट है, वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो ये दिन ब दिन बढ़ते जाना मतलब हम स्वास्थ्य की तरफ जा रहे हैं या और बिगड़ रहे हैं, ये आप समझो, समझो सर कहाँ जा रहा है समाज। क्योंकि ये सारा ही एक एक इतना उल्टे प्रभाव में जा रहा है कि क्या बताएं। अगर मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, अगर मैं हृदय स्पेशलिस्ट हूँ, तो मेरा क्या दायित्व होना चाहिए समाज के प्रति, मेरा ये दायित्व होना चाहिए समाज के प्रति, अगर मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ सच्चा, तो ये बताना चाहिए समाज को भी हृदय रोग से कैसे दूर रहो आप, कैसे आप में हृदय रोग कम से कम हो, ये मेरा समाज के प्रति वो होना, दायित्व होना चाहिए। पर ऐसा हो रहा है, तो कार्डियोलॉजिस्ट सोच रहा है मेरे पास और पेशेंट आए कार्डियोलॉजिस्ट के, और मेरे पास अभी एक ही मंजिल का हॉस्पिटल है, तो मेरा और 4 मंजिल का हॉस्पिटल मुझे करना है। अभी मेरे पास केवल 15 बेड है, तो मुझे 150 बेड करने हैं। ये उनका लक्ष्य है। कहने का तात्पर्य है कि जो मूल में ही भूल है, कि मूल में ही उनको जो इससे सिखाया जाता है या जो है, वो सारा ही एकदम रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है। हमें बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है, बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। बहुत बड़ा बदलाव होना इतना एकदम तत्काल, एक दिन में, 2 दिन में, 2 साल, 1 साल में, 5 साल में नहीं होता, बहुत बड़ा समय जाना पड़ता है, बहुत बड़ी हमें उसके लिए देनी पड़ती है, बहुत सारी हमारी योगदान, बहुत सारा चीज होता है इसमें। एक साल में, 2 साल की बात नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि ये मेडिकल साइंस जो है, ये पूरा इतना कमर्शियलाइज हो जा रहा है, पूरा एक कॉर्पोरेट जगत बन चुका है, इसका बहुत बड़ा कॉर्पोरेट जगत बन चुका है।
जिनका मेडिसिन से कोई संबंध नहीं है, वो इस फील्ड को संभाल रहा है। कहने का तात्पर्य है कि सारा एक कमर्शियल होने से हमारे हेल्थ में बल्कि फायदा होने से ज्यादा नुकसान ही होता जा रहा है। मैं फिर से बता रहा हूँ ना कि हम एक ऑर्गन से हम डील करता है एक डॉक्टर, और दूसरा ऑर्गन को बिगाड़ के रख देता है। वो दूसरा ऑर्गन हम ठीक करते हैं, हम तीसरे को बिगाड़ के रखते हैं। तो इस तरह से हमारे शरीर में चलता रहता है, और हमारा शरीर एक दिन सारा ही खराब हो जाता है, और फिर इसे हम उसमें ही रवाना हो जाते हैं। तो हमें ये समझना है कि मूल में क्या है। ये तो हमें अपने आप में पहले मेंटली आप एकदम सेटल हो जाओ। मेंटल सेटलमेंट के बाद हमारे पास कुछ खान पान की कुछ बातें होती है। स्त्री रोग में अगर एक एक लोग लूँ तो थोड़ा देर लग जाएगी, क्योंकि समय सीमा कुछ निर्धारित है। कुल मिला के मैं सभी चीज ले लेता हूँ जो हमें उसका सबका निराकरण हमें हो। जो जैसे अभी हम ज्यादातर हमारी जो आज गूगल मीट है, ज्यादातर स्त्रियों के मतलब ज्यादातर सारी महिलाएं जुड़ी हैं, तो मैं महिलाओं के लिए जरूर कहूंगा कि हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें। तो स्वस्थ रखने के लिए कुछ कुछ अभी कुछ चीज मैं जनरल चीज बता रहा हूँ जो ताकि सभी लोग समझे। जनरल चीज बता देता हूँ ताकि सबके लिए लाभ हो। अ, जैसे आगे जैसे मैंने बताया शुरुआत में कि हमारा खान पान क्या है, हमारा उसका भी हमें जरूर ध्यान देना है। हार्मोनल डिस्टर्बेंस जो सबसे बड़ा कारण बनता है कि महिलाओं में तकलीफ का। महिलाओं में तो चलो गर्भाशय और ओवरीज की तकलीफ तो होती है, पर ज्यादातर आपने सुना होगा थायराइड की भी तकलीफ ज्यादा होती है। महिलाओं में ज्यादा थायराइड की तकलीफ दिखाई गई है। 90% ज्यादातर महिला पेशेंट होते हैं। पुरुष पेशेंट थायराइड के बहुत गिने चुने होते हैं। वो भी इमोशनल कारण है उसका। उसका उसके पीछे एकदम ज्यादातर कारण महाभाई मानसिकता ही है, क्योंकि बहनें जो होती है ज्यादा इमोशनल होती है। पुरुष जो होता है थोड़ा सा मतलब उसमें बोल्डनेस थोड़ी ज्यादा होती है महिलाओं से, और उसको भूलने की आदत बोलो या जो भी है महिलाओं से ज्यादा होती है। इसलिए पुरुषों में थोड़ा सा थायराइड कम देखा है महिलाओं के कारण, क्योंकि स्वभाव के कारण। पकड़ने की जो चीज होती है ना ज्यादातर महिलाओं ने, मैं तो कहूँ महिलाओं कोई भी चीज ऐसी घटना हो उसको पकड़ के मत रखो, रिवेंज का भाव मत रखो, किसी के साथ हेट्रेट मत रखो, छोड़ दो। हमारे जो इमोशंस होते हैं वो हमारे सीधे जो हमारे एड्रेनल्स होते हैं। एड्रेनल्स मतलब एक ऐसी ग्रंथि है जो हमारे किडनी पर सबके किडनी पर वो लोकेट किया है प्रकृति ने। वो किडनी पर होती है एड्रेनल्स। वो एड्रेनल्स स्ट्रेस हार्मोन सीक्रेट करती है, अलग अलग स्ट्रेस हार्मोन्स। जो जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, जैसे हमें बोला ना इमोशनल अगर डिस्टर्ब हूँ तो मेरे विचार डायरेक्ट उस ग्रंथि को स्टिमुलेट करेंगे। और स्ट्रेस हार्मोन जो होता है कॉर्टिसोल नाम का, और भी अलग अलग, तो कॉर्टिसोल की लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाती है। वो हमारे कॉर्टिसोल हमारे शरीर में ब्लड होने से वो ग्रंथि को डिस्टर्ब कर जाती है, हमारे थायराइड ग्रंथि को। और हमारे थायराइड ग्रंथि को वो कार्यान्वित होने में या उसके नॉर्मल फंक्शनिंग में दिक्कत होती है। तो इमोशंस है। कुछ फिजिकल रिएक्शन कारण भी है, जैसे खाने में हमारे या नमक में ज्यादातर आयोडीन होना चाहिए, और आयोडीन की जगह हमारे शरीर में फ्लोराइड या क्लोराइड की लेवल बढ़ जाती है। तो और ब्रेन को लगता है कि भाई आयोडीन बराबर है, और वो ग्रंथि को स्टिमुलेट नहीं कर पाता, और हमारी ग्रंथि काम नहीं करती, क्योंकि आयोडीन क्लोराइड और फ्लोराइड ये सारे एक ही ग्रुप में होते हैं। केमिकल जो आपने पता होगा तो मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल है, तो पीरियोडिक टेबल के उसके सेम उनके वो होता है एटॉमिक नंबर। तो आयोडीन की कमी है, फ्लोराइड ज्यादा है, क्लोरीन ज्यादा है, क्लोरीन से क्लोराइड और फ्लोराइड, तो हमारे शरीर में ऐसा लगता है ग्रंथि को कि भाई ये तो सब नॉर्मल है, तो उसको बराबर काम कर रही होगी, पर एक्चुअली आयोडीन न होने से दिक्कत हो रही है। तो आयोडीन के लेवल बढ़े, ऐसा कुछ नमक खाएं। नमक मतलब वो नहीं जो एडवर्टाइज में देखते हो, वो बिल्कुल मत लाना। जो जाड़ा नमक होता है वो ले आओ, सी सॉल्ट या रॉक सॉल्ट, वो आप ले आओ और घर में पीस के आप उसका इस्तेमाल कर देना, तो आपको आयोडीन पर्याप्त मिलेगा, तो आपका थायराइड की समस्या कम होगी। एक्चुअली मैं जो देने जा रहा हूँ ये चीज जो है ये सभी के लिए जनरल दे रहा हूँ, ताकि आपको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो, रोग संबंधी हो या थायराइड संबंधी हो, ये सब में आएगा। जैसे कुछ ऐसे ऐसे पत्ते होते हैं, जो ऐसे ऐसे जो कषाय हमें बना के पीना है, वो होता है आपको पता है कि अब सहजन की फली होती है, ड्रमस्टिक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, सहजन बोलते हैं, मोरिंगा बोलते हैं। उसके अगर पत्ते, वो पत्ते बहुत अच्छे होते हैं। अगर वो पत्ते को अगर आप कषाय, कषाय मतलब काढ़ा छोटा, कैसा बनाना है, ऐसा उबाल के आधा नहीं करना है। कषाय मतलब क्या होता है, एक गिलास पानी आप उबालने रख दो, और उबाल चढ़ जाए, फिर बाद में उसमें उबलते हुए पानी में पत्ते डाल दो, थोड़े एक व्यक्ति के लिए इतने से, और उबल जाए, उबल 5-7 मिनट और उबलने देना, फिर ठंडा करके उसको छान के पी लेना। ऐसा प्रतिदिन आपको एक सप्ताह, एक पत्ते के लिए एक सप्ताह, मतलब सहजन का अगर पत्ता लेंगे तो एक सप्ताह सहजन का पत्ता। फिर जैसे इमली जानते हो आप, इमली जो खट्टी होती है,
बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसके, उसके जो पत्ते होते हैं छोटे छोटे पत्ते होते हैं, खट्टे होते हैं वो, पर उसके अगर जो फ्रेश पत्ते, अगर जिसे कोले पत्ते बोलते हैं, तो वो अगर आपको मिल जाए तो उसका काढ़ा आप सोमवार से रविवार तक इसी तरह से पी सकते हो जैसे हमने सजन का बोला। बाद में आप उसका जो आप जानते हो कि नागरवेल पान, जो पान हम खाते हैं ठेले पे, जो लोग पान खाते हैं उसको नागरवेल का पान बोलते हैं। वो अगर पत्ता छोटा हो तो 3 पत्ते और बड़ा हो तो 2 पत्ते, आप वो लेके उसका काढ़ा आप बना के पी सकते हो 1 सप्ताह, सोमवार से रविवार तक। तो वो आप पी सकते हो। बाद में कलिंग और करंज, करंज का पेड़ शायद किसी को पता हो, या तो आप गूगल भी करके देख सकते हो, करंज का पेड़ अगर उसके पत्ते आप काढ़ा पी सकते हो। फिर लाल अंबरी या पटवा, ये भी पेड़ का नाम बता रहा हूँ, देख लेना, जो मिल जाए वो करना, ना मिले तो छोड़ देना। पर ये लाल, मैं नाम केवल बता देता हूँ, हो सकता है किसी के पास हो तो उसका लाभ हो सकता है उसको। लाल अंबरी या अंबरी या पटवा, उसके पत्ता, उसका भी पत्ता आप लेके उसका भी सोमवार से रविवार तक उसका आप काढ़ा पी सकते हो। और कंधी, कंधी का भी एक पत्ता होता है, कंधी का भी एक छोटा सा श्रब होता है जैसे छोटा, तो उसका भी पत्ते आप अगर वो मिल जाए तो उसी का भी आप सोमवार से रविवार तक उसका काढ़ा पी सकते हो। और गिलोय तो आपको सबको पता ही है, अमृता या गिलोय जिसको बोलते हैं, उसका भी आप कषाय बना के, काढ़ा मतलब मैं कषाय बोल रहा हूँ, कषाय मतलब वो ज्यादा उबाल के आधा नहीं करना उसको, केवल उबाल के आप 5-7 मिनट के बाद पी सकते हैं, वो कषाय होता है। तो आपको वो आपका कषाय इन सभी पत्तों का, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको कोई अगर हो तो अगर कोई लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। जैसे आप मोरिंगा मैंने बताया, सहजन का पत्ता, इमली के पत्ता, बाद में हम जो पान खाते हैं उसका पत्ता, फिर करंज के पत्ते, अम्बरी, लाल अम्बरी या पटवा के पत्ते, कंधी के पत्ते, आप गिलोय के पत्ते, आप इसका उपयोग अगर करेंगे तो ये ग्रंथियों का जो तकलीफ है, ग्रंथियों की जो तकलीफ होती है, ये बहुत ज्यादा इसका लाभ होता है। ये जरूर ध्यान रखना। और जैसे सबको पता ही होगा कि जो भी हमको इससे पहले सुना होगा कि आजकल हम मिलेट्स को बड़ा उसको ये कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। भाई मिलेट्स क्या है अभी? मिलेट्स मतलब क्या है, एक तरह का अनाज हुआ करता था पहले जमाने में, मतलब पहले जमाने में, मतलब क्या, फिर भी मैं कहूँ कि 100 साल, क्योंकि ये जो आजकल का जो अनाज है, ये अनाज थोड़ा जेनेटिकली मॉडिफाइड है। जो हमारे पहले जो अनाज हुआ करता था, बाप दादा ले रहे थे खाते थे, वो अलग था, जिसमें सावा, कोदरी, कांगनी, मकरा, कुटकी, ऐसा अलग अलग तरह के हम छोटे छोटे दानों का चावल खाया करते थे। और अलग अलग अनाज में जैसे हम रोटी और कोई खाते थे तो जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, इस तरह से अपना मका, जौ ऐसा खाते थे। पर आजकल नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक, सबके घर में एक एक साल का गेहूं और एक एक साल का चावल भरा पड़ा है। हमारा ये सारा यूनिक कल्चर बन चुका है। ये हमारा नहीं, पहले हमारा अलग अलग प्रांत का अलग अलग भोजन हुआ करता था। पर अभी ये जो जब से ये खाना इंडस्ट्रियल खाना हो चुका है, इंडस्ट्रीज हो चुका है, तो ये हमारे शरीर में और एक रोग पैदा करने का सबसे बड़ा कारण भी बन रहा है। आजकल का जो खाना जो इंडस्ट्रीज से आ रहा है, अभी क्या है देखो भाई, नमक क्या है, इंडस्ट्रीज, कौन सा, टाटा। अरे इतनी बड़ी कंपनी जो एक एक जगह में इतना बड़ा बड़ा काम भी कर रही है और नमक भी बना रही है, क्या जरूरत है? नमक तो पहले हम घरेलू घरेलू उत्पादन था, ये छोटे छोटे लोग बनाते थे। तो ये चीज जब बड़ी बड़ी कंपनियां इसे बड़े छोटे छोटे काम करने लग गए, और ये दिक्कतें आने लग गई, इसलिए हमें प्रॉब्लम होने लग गया है अलग अलग। जैसे अभी एक ही नहीं है, जैसे ऑयल का भी लो, ऑयल भी कंपनी का आता है, शुगर भी आजकल रिफाइंड आती है, नमक है, जो अनाज है ये सारा जेनेटिकली मॉडिफाइड अनाज है। तो ये जो पैक फूड, पैक्ड, जितने भी पैक फूड होते हैं, जो आजकल के जो बिस्किट्स है, न जाने क्या क्या सब लोग जानते हैं आप लोग, तो ये सारा है, ये सारा इंडस्ट्रियल जो फूड है ना, ये फूड कल्चर, जो इंडस्ट्रियल फूड कल्चर है ना, ये सबसे बड़ा कारण है हमारे फिजिकल लेवल पे सारा डिस्टर्बेंस करने के लिए। तो ये मैं जरूर कहूंगा कि हम, या सभी लोगों के लिए कहूंगा कि इंडस्ट्रियल जो फूड है वो मत करो, हमारा घर में बना के आप खाओ। भाई चलो आजकल तो ऑनलाइन ऑनलाइन का जमाना है, जोमाटो फोमाटो पता नहीं क्या क्या आप लोग जानते हो, कि उसको बस ऑर्डर करो घर तक भोजन आ जाता है। घर तक भोजन नहीं आ रहा है, घर तक बीमारी ला रहे हो आप, ऑनलाइन बीमारी आ रही है आजकल। क्या किया जाए कि जमाने के साथ चलना पड़ा है भाई, आजकल समय नहीं है, कौन पकाएगा कौन खाएगा, ऑनलाइन फटा ऑर्डर दिया आ गया भोजन खा लिया। अरे बाप रे, क्या कर रहे हैं हम, पता नहीं दिन ब दिन हमारा जीवन कितना, हमारा ये मनुष्य शरीर पहले जमाने में कितना जीवन जीवन जीता था, आज भी, बल्कि मैं ये कहूंगा भारतवर्ष जहाँ पर हमारे संतों की धरोहर है, बावजूद भी हमें इतनी बीमारी का सामना करना पड़ा है। बड़ा बड़ा शर्म की बात है कि विश्व में सबसे ज्यादा पेशेंट डायबिटीज के भारत में, सबसे ज्यादा हृदय रोगी भारत में, और कैंसर भी कोई कोई देश में भी है, पर भारत देश में भी अभी कैंसर की रफ्तार इतनी फास्ट हो रही है कि भविष्य में तो किसी ने, डब्ल्यूएचओ ने भी बीच में दिया था कि इसी तरह का अगर भारतवर्ष पैक्ड मिल्क, मतलब जो पैकेट वाला दूध या ऐसा कुछ आता है जो
वो अगर पीता रहेगा तो घर घर में कैंसर के पेशेंट होने ही वाले हैं। तो ये कहाँ जा रहा है भारत, और कितने कितना दिव्य भारत था, कितनी बड़ी इसकी संस्कृति है, सारे विश्व को समा, फिर भी हम कहाँ जा रहे हैं। बड़ा दुख होता है, क्योंकि क्योंकि हमारा सारा फूड जो है वो सारा इंडस्ट्रियल हो चुका है। इसके लिए हमें सब कुछ, मैं जाऊंगा जो चीज बदलने की जैसी है बदलना ही पड़ेगा, उसके बगैर दूसरा कोई चांस नहीं है। सबसे पहले हमारे क्या बदलना है घर में, अगर आपको घर की बात बता रहा हूँ, घर के बगैर बदलना है तो ऑयल बदल दो। अगर रिफाइंड खाए ऑयल खा रहे हो तो रिफाइंड ऑयल घर से सबसे पहले निकाल दो। रिफाइंड ऑयल में वो जो ऑयल है उसको में वो मात्रा है ही नहीं, वो है ही नहीं। रिफाइंड ऑयल सबसे पहले घर से बाहर करो। आपके घर में अगर पैक, अगर कोई साल्ट आ रहा है एडवर्टाइज देख के आप खा रहे हो, वो बंद कर दो। आप सी सॉल्ट ले आओ, जो जाड़ा नमक होता है वो ले आओ किलो से, उसको पीसो घर में, वो खाओ। या तो रॉक सॉल्ट खाओ, जो हम उपवास में खाते हैं, जो सेंधव वगैरह बोलते हैं, वो आप खाओ। तीसरी बात आपके घर में जो होती है, जैसे शक्कर जो होती है, आजकल जो रिफाइंड शक्कर आ रही है, जो भी खा रही है शक्कर खाना में तो कहूँ बंद कर दो तो बहुत अच्छा होगा। जिनको डिस्टरबेंस है बॉडी में उन्होंने तो बंद करना ही चाहिए, पर जिनको डिस्टरबेंस नहीं है तो डिस्टरबेंस होने की राह मत देखो। अभी ये कम से कम करो करो तो भविष्य में कोई तकलीफ नहीं होगी। और बाकी रहा, जैसे मैंने बताया था कुछ अनाज है, जैसे मैं कुछ बताने जा रहा हूँ, वो अनाज में भी थोड़ा परिवर्तन करो। जिनको तकलीफ है उन्होंने तो जरूर परिवर्तन करो, और जिनको तकलीफ नहीं है उन्होंने भी अलग अलग अनाज खाने की आदत डालो, ताकि भविष्य में तकलीफ ना हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अभी जैसे अभी रोज रोज हर एक घर में रोटी चावल तो बनता ही बनता है। आपको पता है कि रोटी, एक रोटी हम खाते, इतनी सी एक रोटी खाते हैं तो वो मीठा खाने में तो मीठी नहीं लगती, खाने में मीठी नहीं लगती, पर वो पेट में जाते ही 15 मिनट या 20 मिनट में 1 चम्मच शक्कर जितना ग्लूकोज बनाती है उतना एक रोटी बनाती है। अगर आप 4 रोटी खाते हो समझ लो छोटी छोटी, तो भी आप समझ लो 4 चम्मच शक्कर खा रहे हो, क्योंकि उतना ग्लूकोज शरीर में बन जा रहा है। वो इतनी, क्योंकि उसमें फाइबर्स ही नहीं है। देखो, ऐसे ऐसे लोग जो बहुत मेहनती है, जो लेबर वर्क है, जो करना है, या जिनको बिल्डिंगें बनानी है, जो लेबर वर्क जिसको बोलते हैं, वो अगर खाए तो हो सकता है उनका ग्लूकोज उतना यूटिलाइज भी हो जाएगा। पर मुझे, मगर अगर मैं जैसे डॉक्टर, अगर मैं सतत ऐसा खाऊं तो मेरे शरीर में तो ग्लूकोज डंप हो जाएगा। इतना डंप हो जाएगा कि मेरे शरीर में भविष्य में डायबिटीज, मतलब ग्लूकोज डिस्टर्बेंस, मैंने बताया था ना ग्लूकोज डिस्टर्बेंस, ये एक रोग पैदा करने का कारण है। केवल ग्लूकोज शुगर ब्लड में दिखना जरूरी नहीं है। हो सकता है मेरे शरीर में ग्लूकोज से डिस्टर्बेंस से मेरे रोमेटिक फैक्टर अगर बन गया उस ग्लूकोज का, तो मुझे जॉइंट्स के पेन होने वाले हैं। अगर उस ग्लूकोज डिस्टर्बेंस से अगर मेरे, हो सकता है मेरे लीवर में फैट चढ़ सकता है, हो सकता है मेरे मेरे इस पे असर हो जाएगा, मेरे फैट में सारे मेरे अलग अलग अवयव पर लोड आना शुरू हो जाएगा। तो हमारे जो ग्लूकोज डिस्टर्ब हो जाता है ना, वो हमारे शरीर में कुछ ना कुछ तो उसको मेंटेन तो करना है ना, ब्रेन को, तो ब्रेन को मेंटेन करना है, या तो ब्लड में दिखा देगा एक्स्ट्रा, या तो तुम्हारे रोमेटिक फैक्टर बना के तुम्हारे जॉइंट्स में आ जाएगा, या तो तुम्हारे ज्यादा अगर ग्लूकोज डिस्टर्ब हो जाए तुम्हारे फिर अवयव पे जो लोड पड़ने लग जाएगा, या फिर तुम्हारे शरीर पर फैट चढ़ जाएगा, वो फिर मोटा हो जाता है आदमी। देखो, ग्लूकोज डिस्टर्बेंस का ये कारण होता है कि जो अलग अलग तरीके में अलग अलग शरीर में अलग अलग रिएक्शंस वो बॉडी में दिखाता है ग्लूकोज डिस्टर्बेंस। तो कहने का तात्पर्य है कि इसके हमको मेंटेन करना है, तो ग्लूकोज को अगर मेंटेन करेगा, अगर मेरा सेडेंटरी वर्क है, मेरे पास मेरा अगर ज्यादा हेवी काम नहीं है, तो मेरे शरीर में ज्यादा डंप ग्लूकोज करने की जरूरत नहीं है। एक रोटी इज इक्वल टू 1 चम्मच शक्कर का ग्लूकोज बनाना, और 1 कटोरी चावल खाना, मतलब 2 चम्मच के शक्कर के बराबर ग्लूकोज शरीर में बनता है। तो उसमें थोड़ा सा कंट्रोल करना, इसमें थोड़ा अलग अलग चीज खाना। मैं जैसे बोला था आपको, मिलेट्स, मिलेट्स जो होते हैं छोटे दानों का चावल होता है। आजकल लोग थोड़े समझने लगे हैं, साउथ के तो बहुत ज्यादा समझने लगे हैं, और जगह अभी मॉल में वगैरह से बड़ी बड़ी जगह भी मिलेट्स मिलने लगे हैं, जैसे सावा, कोदरी, कांगनी, मकरा और कुटकी, ऐसा उसको नाम थे पुराने जमाने में। तो मैं आपको, महिलाओं की जो तकलीफें हैं, तो महिलाओं की तकलीफ के लिए आपको कुटकी जो है, कुटकी का सेवन ज्यादा करना है। कुटकी क्या होता है, कुटकी आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा व्यू आपको, अगर पता नहीं आपको दिख पाएगा कि नहीं, पर मैं आपको थोड़ा व्यू करता हूँ। ये जो लिटिल मिलेट होता है, ये लिटिल मिलेट है, इस तरह से छोटे छोटे दानों का चावल है, शायद आप देख पाओ। तो ये जो छोटे छोटे दानों का चावल होता है, ये आपको एज ए ट्रीटमेंट खाना है। बोले ये तो भोजन भी है और एक खाना भी है, या मतलब खाना भी है और एक ट्रीटमेंट भी है, क्योंकि इसके जो फाइबर्स है,
लिटिल मिलेट्स के जो फाइबर्स है सावा इसको सॉरी कुटकी के फाइबर सीधा हमारे शरीर में जाके जेनेटल्स पे काम करते हैं। जेनेटल्स मतलब फीमेल जेनेटल मतलब वो यूट्रस हो गया या ओवरीज हो गया, और पुरुष में अगर करना है तो वो टेस्टिकल्स हो गया। तो कुल मिला के इसके फाइबर्स बराबर उस ऑर्गन के काम करते हैं। उसके फाइबर जाके वहां पर जो भी तकलीफ है उसको क्लीन करना शुरू कर देते हैं, और वहां पर नए नए कोष के निर्माण करके वहां पर उसका फंक्शन मेंटेन करता है। तो आपको ये खाने हैं। और बाकी के भी जो मिलेट्स होते हैं वो आप एक एक दिन खा सकते हैं। फिर देखो, एक तो लिटिल मिलेट सबसे ज्यादा 3 दिन लगातार खाओ, बाद में फिर आपके सामने है ये ब्राउन टॉप मिलेट, फिर आपके सामने है ये बर्नैर्ड मिलेट, आपके सामने है फिर ये कोडो मिलेट, और आपके सामने है ये समझ लो फोक्सटाइल मिलेट। ये 5 प्रकार के जो छोटे छोटे दानों के चावल होते हैं, ये अगर आप खाएंगे तो सारा शरीर मेंटेन होगा, क्योंकि इसमें जो ग्लूकोज और फाइबर्स का जो कॉम्बिनेशन है प्रकृति ने रखा हुआ, वो बड़ा गजब रखा हुआ है, बहुत अच्छी तरह से रखा हुआ है, जो कि चावल और गेहूं में नहीं है वो कॉम्बिनेशन। चावल और गेहूं में 0.1 0.8 और पॉइंट ऐसे में फाइबर्स है। इसमें सबसे ज्यादा फाइबर्स अगर ब्राउन टॉप में है, इसमें 12% फाइबर्स है। तुम्हारी जो मैं आपको बताया बहनों की तकलीफ की कुटकी, इसमें 9% फाइबर्स है। कहाँ 0.8 और 0.1% गेहूं चावल में, और कहाँ 9% और 12%। इतने फाइबर्स में होने से ये ग्लूकोज ज्यादा रिलीज नहीं करता, धीरे धीरे करता है, हमारे शरीर में सारे परिवर्तन करने की मदद करता है। तो मैं कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह से भोजन करें, और दूसरी जो चीज है मतलब मिलेट्स खाएं, थोड़ा मैंने कषाय बताया, कषाय खाएं, और प्राकृतिक भोजन हमारे शरीर में और जाने देना। बस मैं थोड़ा समय ले रहा हूँ, बस थोड़ा 1 2 5 मिनट और 2 मिनट और। अंत में ये बता रहा हूँ कि हमारे शरीर में जो प्रकृति भोजन बनाती है वो हमारे शरीर में डालो। प्रकृति का भोजन बनाती है जो हम शरीर में डाल सकते हैं। फ्रूट्स जो नेचुरल होता है वो खाओ। सलाद जो नेचुरल होते हैं, जो हम उसमें पकाते नहीं, हम फल को पकाते नहीं या फल को सेकते नहीं, फल जैसे प्रकृति देती है वैसे हम खाते हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा खाओ। कितना खाओ? बॉडी वेट जितना है उसके ऊपर जीरो रख दो, उतने ग्राम खाओगे तो बहुत हेल्दी होता है। अगर बीमार तो जरूर खाना है, जिनको कोई तकलीफ है फिजिकल एलिमेंट्स है तो जरूरी खाएं। बॉडी वेट जितना भी उनका उसके ऊपर जीरो रख दो, उतने ग्राम खा लो। खाली मतलब दिन की शुरुआत फलों से करो। बाद में जो कषाय बताया मैंने अलग अलग पत्ते, उसका आप कषाय पी सकते हो। बाद में जो भी हम सलाद खाते हैं, जो भी प्राकृतिक चीज होती है, वो कितना खाए? बॉडी वेट से जितना मैंने बताया, जितना फल खाने को उससे हाफ। अगर 60 वाला 600 ग्राम खा रहा है तो उसके हाफ मतलब 300 ग्राम पहले सलाद भोजन से पहले दोपहर का, और 300 ग्राम पहले सलाद शाम को भोजन से पहले। उतना नेचुरल चीज ज्यादा। फाइबर्स देखो उसमें, इसके पीछे के साइंटिफिक कारण यह है क्योंकि शरीर में फाइबर्स बहुत जरूरी है। जितना हमारे शरीर में लाइव एंजाइम्स होते हैं, उसमें लाइव एंजाइम्स हमारे शरीर में होते हैं, तो हम जो खाते हैं वो कहाँ पर पहुंचाना है हमारे शरीर में, वो जीवित एंजाइम्स, उनको पता है कि कौन से सेल्स को कौन सा न्यूट्रिशन की जरूरत है, वो बराबर पहुंचाना उसका काम करता है। उसके लिए लाइव एंजाइम की जरूरत है। तो लाइव एंजाइम जिसके शरीर में कम होते हैं तो वो बराबर न्यूट्रिएंट्स होते हुए भी जहाँ चाहना चाहिए वहां नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उसके लिए चाहिए होते लाइव एंजाइम्स। तो ये होता है इसमें लाइव एंजाइम्स में। और फाइबर्स हमारे शरीर में 2 प्रकार के फाइबर्स होते हैं, एक सोल्यूबल, नॉन सोल्यूबल। नॉन सोल्यूबल डायरेक्ट तुम्हारे गट में जाते हैं बड़े बड़े आंतों में, और वो मल बनाने के लिए बहुत बहुत अच्छे तरह से मल बनाता है। और जिसको कॉन्स्टिपेशन है या जिसको कब्जियत की तकलीफ है, पेट की तकलीफ है, वायु की तकलीफ है, वो कम करने की कोशिश वो होता है फाइबर से। इसलिए फाइबर ज्यादा खाना चाहिए। नॉन सोल्यूबल फाइबर वो काम कर देगा, और सोल्यूबल फाइबर्स तुम्हारे बॉडी में अलग अलग अंगों को क्लीन करने का कोशिश करता है। फाइबर्स मतलब एक तरह का झाड़ू है हमारे बॉडी का। वो झाड़ू सा, जैसे हम झाड़ू से हमारा घर क्लीन कर देते हैं, वैसा ये फाइबर्स हमारे शरीर को अंदर से क्लीन कर देता है। तो कहने का तात्पर्य है आप नेचर से जुड़ो। अब मैं फिर से समराइज कर देता, आज अभी तक हमने क्या सुना? हमने ये सुना कि सबसे पहले हमें बैलेंस करना है हमारे मन को। हेट्रेड, जेलसी, कोई कंपटीशन नहीं, ये ऐसी हो गई तो मुझे भी वैसा करना है, उसने ऐसा उसने कहा तो मैंने भी ऐसा करना है, कोई जरूरत नहीं है। हमें पता है हमारे अंदर क्या योग्यता है, उस तरह से करना है और लगन से करना है। वो होता है आरोग्यता। enthusiasm to work and enthusiasm to become compassionate। जितने आपके अंदर और दया भाव है, प्रेम भाव है, तो आप निरोगी। सबसे पहले एक क्वेश्चन एक बहन पूछ रही है, जो मेरा भी प्रश्न है, बहुत सारी बहनों के प्रश्न है भाई के लिए। भाई, इंटरनेट आज के डेट पे हम ऑफिस जाते हैं, इंटरनेट होती है, घर में इंटरनेट होती है, उसके बिना बहुत सारी जगह काम नहीं चलती है। लेकिन उससे कैसे बचना चाहिए, कैसे उपयोग करनी चाहिए? जैसे गुरुजी बोलते हैं बाथरूम की तरह यूज करना चाहिए, लेकिन उस पर अगर थोड़ा सा कुछ आप बता सकते हैं। इंटरनेट तो एक ऐसी तलवार है, जिसको चलाना है तो बराबर से चलाए, ना तो अपने पैर काट ले।
तो कहने का तात्पर्य यही है कि हम किस उद्देश्य से इंटरनेट चला रहे हैं उसका उद्देश्य देख ले। जिसका उद्देश्य एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, तो उसको कभी नुकसान होना ही नहीं है, उसका तो फायदा ही फायदा है। अगर इस इंटरनेट से हमने कितने लोगों तक पहुंचे, कोरोना काल में कई लोगों का हम उपयोगी हुए हैं और उनको उनको लाभ मिला है, तो ये इंटरनेट के कारण ही हुआ है। तो इंटरनेट कोई बुरा नहीं है, पर हम जो इंटरनेट यूज करें उसका हमारा उद्देश्य क्या है वो हर कोई जानता है। अगर उनका उद्देश्य अच्छा है तो इंटरनेट बहुत अच्छा है। अगर उनका कुछ गलत उपयोग करना, अगर जिसको अपना व्यक्तिगत या समझ लो जो भी अगर देखना हो तो वो अपना वो काम है। तो कुल मिला के हम ये कहेंगे कि हमारा उद्देश्य देख के हम वो करें और उसका उपयोग ही ले, और उपयोग जरूर कर सकते हैं। इसका बहुत सारा लाभ भी है। जैसे अभी हमारे इतना अच्छा प्रोग्राम कंडक्ट किया, मैंने अभी यही सुन रहा था कि बहनों के लिए कितना बढ़िया प्रोग्राम हुआ है गुरु जी की कृपा से, और ऐसे ही चलता रहे, होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो इंटरनेट का सबसे ज्यादा फायदा है। तो इसको हम कैसे अभी बताएं, बस खबर का अपना अपना उद्देश्य के कारण ही बस वही वही देख के हम जरूर उसको उसका उपयोग करें, अच्छा उपयोग करें, सत्संग सुने, गुरु जी की बातें मतलब जो हम सुनते हैं उस तरह से, और अपना उत्थान करें इंटरनेट से। अतुल हाँ भैया, जी। इसी संदर्भ में एक बहन ने भी प्रश्न डाला था, और वो कई बहनों का प्रश्न होगा कि जो रेज आती है लैपटॉप से या फोन से या आपको काम करते हुए भी, तो आंखों के लिए, या हम बहुत देर बैठते हैं तो कितनी बहुत कितनी बढ़िया, कोई बहुत छोटी अच्छा। छोटी एक्सरसाइज करेक्ट ये करेक्ट, भी कर ये सकते हाँ ये एग्जैक्टली एग्जैक्टली ये हो सकता है। अब देखना कैसा है ना कि कोई किसी किसी का जॉब ही ऐसा है कि विदाउट लैपटॉप या मोबाइल से हो ही नहीं सकता, वो करना ही पड़ेगा। अब एक बोल रहा हूँ ना कि एक जीवन का एक ऐसा अभिन्न अंग बन चुका है मोबाइल और लैपटॉप, इंटरनेट समझ लो कुल मिला के। तो इसका जो रेज आते हैं, बात सही है आपकी कि रेज बड़े नुकसानदायक होते हैं। कुछ में अभी देखो किसी को कोई तकलीफ हो रही है तो हमें व्यक्तिगत मिलके हम उसका निराकरण करें, दवा दे तो बात अलग है। पर मैं भी जनरल बात कर रहा हूँ, जैसे आपने जनरल क्वेश्चन किया है, तो ये कुछ चीज हम बता रहा हूँ, ऐसा जरूर घर में रह के आप करें। घर में अगर प्योर मध शहद है, अगर प्योर शहद होना चाहिए, शहद अगर हो तो वो जैसे हम काजल जैसा उसको आंखों में सोने से पहले लगाएं। शहद अगर लगाने से आंखों की काफी तकलीफ है, अगर आप अगर प्योर होना, फिर से कहता हूँ प्योर होना चाहिए। प्योर शहद सोने से पहले लगाएं, थोड़ा जलेगा, चरचराएगा, पानी आंखों से अच्छी तरह से पानी आएगा, आंखों को बंद करके आप घुमाना बराबर से, ताकि शहद हर जगह फैल जाए। कुल मिला के सोते वक्त आप शहद लगाना आंखों में, थोड़ा चरचराएगा, आंखों से अच्छी तरह से पानी आएगा, आने देना है। फिर जैसे हम सवेरे उठते हैं, नींद से उठने के बाद जो हमारा सलाइवा होता है, सवेरे का सलाइवा थोड़ा स्ट्रांग होता है, उसमें काफी बैक्टीरियाज होते हैं। वो सलाइवा अगर हम अपने आंखों में लगाते हैं और 5-10 मिनट लेटे रहते हैं, तो भी बहुत अच्छी तरह से आंखों की एक समझ लो वॉश हो जाता है, एक तरह का आंख एकदम क्लीन हो जाती है। और और एक काम कर सकते हैं कि जो राइजिंग सन होता है, उगता सूरज, पहले सूरज में लाल दबता है, फिर लाल हो धीरे 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 बहुत चमकता है, बहुत ज्यादा, जितना देर तक हम उनको देख सकते हैं, तो उगते सूरज को जरूर त्राटक करें। तो उगते सूरज की जो देखो वो रेज, वो भी एक रेज है, और हम जो मोबाइल है या जैसे अभी लैपटॉप है, इसका भी एक रेज है, और उस रेज और इस रेज में फर्क है। वो रेज तुम्हारे ये जो आंखों की जो अभी हमारी जो हानि हुई होती है उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। तो मैं जरूर कहूंगा जहां पर अपना घर है वहां से कहीं से ऐसा आप जगह देख लेना कि जहां पर आपको उगता सूरज दिखे, तो आप राइजिंग सन को, जैसे परे सुबह लाल गोला आपने देखा है, सभी ने वो तो देखा ही है कि किस तरह से सूर्योदय होता है। पहले लाल गोला होगा, पूरा गोला होगा, फिर धीरे धीरे वो गोला बड़ा दिखता है, फिर धीरे 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 चमकने लगता है, फिर छोटा छोटा होते जाता है। जितना देर तक आप देख सकते हो, 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, जितना भी, आप उसको त्राटक करना है, वो आपको आंखों को बचाएगा। और जैसे आंखों के लिए विटामिन ए की जरूरत पड़ती है। विटामिन ए कैरेट्स में होते हैं, गाजर में। और जो हम धनिया निकालते हैं, धनिया की पत्ते निकाल देते हैं, और जो डंडी हम फेंक देते हैं, उस डंडी को भी आप चुसको उसका रस ले सकते हो, तो विटामिन आपको मिलेगा। तो विटामिन ए का सेवन करें, और जो हमने प्रयोग बताया वो प्रयोग करें। और एक्सरसाइज भी करें, आंखों की एक्सरसाइज होती है, अगर राउंड घुमाना, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर नीचे, ऑल द डायरेक्शंस, अगर हम आंखों को इस तरह से अगर आप करें तो आंखों की हम अब निगाह इस तरह से रख सकते हैं और आंखों को बचा सकते हैं, भले रेस के वो अपना अगर डेली आपका अगर मोबाइल में काम करना हो। जी। और कुछ? जी भैया, एक दीदी का प्रश्न है कि किसी को विटामिन डी और B12 की सीवियर डेफिशिएंसी हो तो वो कैसे रिकवर कर सकते हैं? बहुत अच्छा।
देखो आगे देखो, इस तरह से नई नई बातें आ जाती है। विटामिन B12 ध्यान रखना, विटामिन B12 ज्यादातर डॉक्टर कोई भी हो सप्लीमेंट देता है, विटामिन D3 की लोग डॉक्टर सप्लीमेंट देते हैं। जैसे अगर आप रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट में कमी आ जाती है, डॉक्टर आपको सप्लीमेंट दे देते हैं। पर देखना विटामिन B12 जो है ये शरीर खुद हमारा बनाता है। हमारे शरीर के लिए बाहर से विटामिन B12 की सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। हमारा शरीर जो खुद बनाता है, तो उसके लिए हमें अदर बाहर से लेने की जरूरत नहीं। पर वो बनाएगा कैसे, कौन बनाता है? और उस बनाने के लिए वातावरण निर्माण करना ही हमारा काम है, बस और कुछ नहीं। इतना अगर आप कर पाओ तो विटामिन B12 की कोई जरूरत नहीं है आपको बाहर से सप्लीमेंट लेने की। देखो अभी विटामिन B12 कैसे बनता है। विटामिन B12 हमारे गट बैक्टीरिया जो होते हैं, हमारे शरीर में जो एलिमेंट्री कैनाल में जो बैक्टीरिया फ्लोरा होता है, वो खुद विटामिन B12 बनाते हैं। तो गट बैक्टीरिया अगर हमारे शरीर में कम होते हैं, जैसे बताया ना मैं अभी थोड़ी देर पहले कि भाई जरा जरा चीज से हमें एंटीबायोटिक खाना, जरा जरा चीज से गोलियां खाना, तो हमारे शरीर में जो रेजिस्टेंस बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं और हमारे यूजफुल बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो हमें जो यूजफुल बैक्टीरिया बढ़ाना है, तो हमें प्राकृतिक भोजन ज्यादा करना पड़ेगा। फ्रूट सलाद, ग्रीन जूस, हरे पत्तों का सेवन ज्यादा, उसका रस बना के पियो, या तो चबा के खाओ, जो हम चबा के खा सकते हैं। तो ग्रीन लीव्स खा सकते हैं, स्प्राउट्स खा सकते हैं जिसको अंकुर आता है, वो अगर खाने से हमारे शरीर में गुड बैक्टीरिया बढ़ेंगे। और सबसे अच्छा अगर है तो अगर आप इन दिनों में अगर आप ताज़ा छाछ पीते हो या ताज़ी लस्सी अगर पी सकते हो, तो क्योंकि उसमें भी बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे शरीर में गुड बैक्टीरिया बढ़ा के वो B12 बढ़ाते हैं। आखिरी सबसे बड़ी चीज होती है कि वो हमारा गाय का, अगर देसी गाय हो, देसी गाय का गोबर, वो गोबर अगर आप अच्छे कपड़े में लेके अगर उसको निचो के 1 चम्मच उसका गोबर का रस अगर पीते हैं, तो उसके अंदर के जो बैक्टीरियाज है वो हम अगर पियेंगे वो रस, तो हमारे शरीर में जाएंगे और बहुत फास्ट B12 बनाता है। मैंने कई पेशेंट को ट्राई किया हो ये बात कि गोबर का रस पीने से विद इन अ मंथ, जिनका 50 60 या 70 इतना कम हुआ हुआ B12 भी, 1 महीने के अंदर उनका 350 250 300 तक हो चुका है। तो आप गोबर का रस, गाय के देसी गोबर का रस आप 1 चम्मच प्रतिदिन 1 चम्मच ले सकते हो। ऐसा 1 महीना 1.5 महीना तक अगर ले तो आपका B12 का मात्रा बढ़ जाएगा। और रही बात D3 की, D3 भी हमारा शरीर खुद बनाता है। हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, सबके शरीर में कोलेस्ट्रॉल होता है। धूप में बैठना है, धूप में बैठने से जैसे धूप हमारे शरीर पे पड़ेगी या बैक पर या जैसे भी पेट नाभि पर, तो हमारा शरीर क्या करता है, धूप में अल्ट्रावायलेट रेस जो सनलाइट होती है, उससे कोलेस्ट्रॉल उसके मिलके D3 बनाता है। तो हमारा शरीर खुद शरीर में D3 बनती है कोलेस्ट्रॉल और धूप से। इसलिए जिनको शरीर में D3 कम है वो धूप में जरूर बैठे, फ्रंट साइड में अगर 15-20 मिनट, बैक साइड में 15-20 मिनट, ताकि बराबर से सनलाइट मिले और उसमें हमारा शरीर खुद कोलेस्ट्रॉल से मिलके D3 बनाए। तो इस तरह से आप लेवल कर सकते हो। ये हो सकता है किसी किसी के शरीर में डिपेंड कर रहा है, किसी को महीना, 1.5 महीना, 3 महीना, तो किसी को आगे पीछे हो सकता है। पर आपको डेली अगर ऐसा करे तो आपकी ये दोनों भी विटामिन की पूर्ति हो सकती है। हाँ जी। जी भैया, वेट कंट्रोल के लिए बहुत सारी बहनों के प्रश्न आए हैं, वेट गेन या वेट लॉस के लिए, वेट मैनेजमेंट के लिए जिसे कहते हैं। मतलब कम करना है ना। अंडर वेट हैं तो अपना वेट कैसे मैनेज करें, और ओवर वेट हैं तो कैसे मैनेज करें? तो पहले हम बढ़ाने के लिए दे जो अंडरवेट है। जी 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 भाई। जी भैया। जो अंडरवेट है, देखो ज्यादातर समस्या अंडरवेट है बहुत कम होती है, पर ज्यादातर मोटे होते हैं उनको कम करना है, ये ज्यादा होता है। तो जो अंडरवेट है, जो अंडरवेट है, तो जिनका वजन कम है, जितना होना चाहिए उससे अगर कम है, तो वो क्या करे कि मैंने जैसे बताया था कि कुछ अलग अलग, जैसे हमने बताया था शुरुआत में थोड़ी देर पहले कि अलग अलग कषाय पीने से हमारे शरीर में बड़ा परिवर्तन होता है। वैसे अगर आपको वेट बढ़ाना है तो कुछ कषाय जरूर लिख लेना, अगर जिनको लिखना हो तो, या तो फिर बाद में अगर इसका रिकॉर्डिंग हो तो आप सुन भी सकते हो। और आप हम जो बता रहे हो लिख लेना। जिनको वजन बढ़ाना है, सरसों का साग होता है, सरसों के बीज और साग, शायद देख पता होगा आपको, तो उसका मिल जाए, सरसों के बीज और साग, उसका आप कषाय पियेंगे 1 सप्ताह के लिए। बाद में मेथी के दाने हम घर में होते हैं या पत्ते घर में होते हैं, मेथी के पत्ते या दाने, उसका कषाय आप 1 सप्ताह पीना। पहले सरसों का 1 सप्ताह, फिर मेथी का 1 सप्ताह, फिर जीरा, जीरा घर में होता है उसका 1 सप्ताह, और फिर केला होता है, केला तना, जैसे केला का, आपने केले का पेड़ देखा होगा, उसका बड़ा तना होता है, तो उस तने का टुकड़ा अगर लेके उसका अगर 1 सप्ताह में आप उसका 1 सप्ताह के लिए आप अगर आप कषाय पी सकते हो तो वो जरूर पीना है। तो ये कुल मिला के ये सब चीज का कषाय हो गया। खाने में मैंने जैसे मिलेट्स बोले थे, तो आपको अगर कुटकी कोदो अगर खाएंगे, कुटकी कोदो, जिसको कुटकी को बोलते हैं लिटिल मिलेट्स और कोदो को बोलते हैं कोलिब मिलेट्स, वो मिलेट्स अगर खाएंगे तो आपका शरीर में गेन हो सकता है। और कुछ आपको कुछ कुछ ऐसे तेल है, अगर आप सवेरे खाली पेट 2-2 चम्मच पीते हैं
तो आपको शरीर में वेट गेन हो सकता है। कुसुम का तेल, कुसुम का तेल शायद आपको पता होगा, अगर आप गूगल करके पता चल जाए, उसको करड़ई तेल बोलते हैं। तो कुसुम का तेल अगर आप 2 चम्मच, एक सप्ताह के लिए कुसुम का तेल 2-2 चम्मच पीना है। दूसरा सप्ताह राम तिल का तेल, अगर एक सप्ताह पीते हैं तो वो पीना है 2-2 चम्मच। और तीसरा सप्ताह आपको मूंगफली, मूंगफली का सिंगदाना तेल, वो आपको अगर 2 चम्मच पीना है एक एक सप्ताह, मतलब एक सप्ताह करड़ई का मतलब कुसुम का तेल, दूसरा सप्ताह आपको राम तिल का तेल, और तीसरा सप्ताह आपको मूंगफली का तेल। अगर 2-2 चम्मच अगर पिए तो आपका वेट गेन धीरे धीरे होगा। और दूसरी बात की, अगर खाली पेट मक्खन अगर मिल जाए तो, और भोजन के बाद 2 पका हुआ केला अगर ये खा सकते हैं, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, इसमें से जो जो कर सकते हो। तो भोजन के बाद 2 केला पका हुआ, और भोजन में गाय का प्योर घी, अगर आप इस तरह से करते हो तो जिनका वजन कम है तो वो गेन अप हो जाएगा। और जिनका वजन ज्यादा है, अभी कई जैसे आपने पूछा कि कम हो तो, और जिनका ज्यादा हो तो उनके लिए थोड़ा अलग प्रोटोकॉल आएगा। जिनका वजन कम करना हो तो उसके लिए क्या करना, आपको जैसे मैंने कषाय बोला है उस तरह से इनके लिए जो वजन कम करने के लिए पीपल का पत्ता, पीपल के पत्ते मिल जाएंगे, उसके 3-4 पत्ते ले लिए, उसका कषाय पिया मंडे टू संडे। देन पान, जो हम पान खाते हैं, जैसे हमें बताया कि अपने जो नागरवेल का पान, जो हम पान के रूप में सब ठेले पे मिलता है, वो आप सोमवार से रविवार तक उसका काढ़ा पी सकते हो। फिर बाद में जीरा, बाद में दूब घास, दूब घास जैसे दुर्वा बोलते हैं जिसको हम गणपति भगवान को चढ़ाते हैं उसका, और खजूर या संधे के पत्ते मिल जाए तो वो, और हल्दी, हमारे घर में हल्दी होती है, उसका आधा चम्मच रोज का उसका काढ़ा अगर ये पियेंगे तो इसका तो आपका धीरे धीरे मोटापा जो है कम होने लगेगा। और खाने में फिर से वही कुटकी और कोदो, दोनों में भी एक को अगर वो बैलेंस करता है, ज्यादा हो तो कम और कम हो तो बढ़ाना है, मतलब मेंटेन करना। इस तरह से कोदो कुटकी 3 दिन, और बाकी का जो मिलेट से एक एक दिन ये कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया था कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज डिस्टर्बेंस में ग्लूकोज कन्वर्ट होकर फैट्स में बन जाता है, जिनके शरीर में ग्लूकोज डिस्टर्बेंस होता है। तो कोई जो फैटी लोग होते हैं, जो ज्यादा, मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ जो ज्यादा ओवरवेट होते हैं, उनको मैं बोलता हूँ कि आप गेहूं और चावल को लगाम लगा दो। गेहूं चावल क्योंकि वो ज्यादा ग्लूकोज बनाता है, और वैसे भी मिठाई अगर खाने की किसी को आदत होती है तो मिठाइयाँ और गेहूं चावल को हम बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं, उसकी जगह हम अलग अलग इस तरह से अनाज खिलाते हैं। तो इससे वेट कम होना धीरे धीरे शुरू होता है। और वाकई हमने कई लोगों को देखा है उससे कम होता है। बाकी एक्सरसाइज करना, योगा करना, प्राणायाम करना, और इस तरह से हम उनको बताते हैं, और उससे वेट कम होता है। हाँ जी। जी भैया, कुछ बहनों के प्रश्न है कि कोई घर में सीनियर सिटीजन है जिनको दर्द होते हैं, जोड़ों के दर्द होते हैं या सर से बाजू में दर्द होता है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? घर में कोई बुजुर्ग हैं तो? हाँ, बुजुर्ग है तो देखो, अभी आपने शायद अपने कुछ 2-3 दिन पहले ही हमारा जो जोड़ों पे एक हुआ मंगलमय में, अगर वो उनको लिंक दे देना, मैंने जोड़ों के ऊपर सब कुछ उसका डिटेल में बताया हूँ कि जोड़ों का दर्द क्यों होता है और उसका सॉल्यूशन। तो जोड़ों का दर्द के लिए सॉल्यूशन भी अगर बताऊँ तो कुछ काढ़े होते हैं, वो अगर लें, और प्लस अगर कुछ आपको जहाँ जहाँ दर्द है, मानो कोई नी पेन है, मेरा घुटने का दर्द है, तो आपको पता है कि बाजार में कैस्टर ऑयल मिलता है, कैस्टर ऑयल। तो अगर कैस्टर ऑयल क्या करना, एक टॉवेल ले लेना, जाड़ा कपड़ा, उसको कैस्टर ऑयल में भिगो के नीचो के उसको हमारे जॉइंट, जो भी जॉइंट दर्द था उसके बाजू में लपेट, नीज है तो नीज को मैंने लपेट लिया कैस्टर ऑयल से भिगा हुआ टॉवेल। फिर उसको ऊपर से फिर मैंने अपना जो भाप फेंकता एक मशीन होता है, आपको शायद देखा होगा, अपने कोरोना काल में हमने कई जगह लोगों को उससे भाप लेने के लिए बोला। तो वो भाप जो फेंकता है उसको स्टीमर बोलते हैं या तो वेपोराइजर, उससे भाप से सेक करना है। उस लपेटे हुए कपड़े पर, कैस्टर ऑयल के कपड़े पर आपको भाप से सेक करना बराबर आधा घंटा। वो सेक बराबर से होने से आपका धीरे 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 घुटने का दर्द कम होगा। और बाकी रही कुछ बात, अगर ऐसा है डॉक्टर से मिलकर कुछ दवा दी जा सकती है, और कुछ कषाय होते हैं जो आपको अगर दर्द के लिए चाहिए तो मैं बता देता हूँ। दर्द के लिए उसके लिए थोड़ा 1 मिनट। हाँ, उसके लिए आपको वजह से अमरूद के पत्ते होते हैं, अमरूद जैसे हम जानते हैं उसका कषाय। और फिर उसमें भी अगर आपका दूब घास आता है, सीताब आता है, फिर हार श्रृंगार, हार श्रृंगार शायद आपको पता होगा, पारिजात, पारिजात का पत्ता इतना बढ़िया होता है कि उसके उसके भी आप कषाय पी सकते हो एक एक सप्ताह के लिए। कंधी के पत्ते भी आ जाते हैं, अमरूद के पत्ते आ जाते हैं उसमें, थोड़े दूब घास भी इसमें आता है। अगर ये कषाय अगर पियेंगे तो सबसे अच्छा होगा। और आपके लिए अगर मिलेट्स, अगर जिनको जोड़ों का दर्द है वो जरूर समझना,
उनके लिए ये 2 मिलेट सबसे अच्छे होते हैं। एक होता है फॉक्सटेल मिलेट जिसको कांगनी बोलते हैं, और एक ब्राउन टॉप मिलेट जिसको मकरा बोलते हैं। अगर आप ज्यादा खाएंगे तो इसके जो फाइबर्स है वो जॉइंट्स में जाके और वहाँ के जो भी तकलीफें होती है, मतलब माइक्रो इंजरीज होते हैं, वो भर देते हैं और वो जॉइंट्स में काफी आराम हो सकता है अगर इस तरह से करें। या तो कभी इनको बोले कि पर्सनली मिलके हम उनको और गाइडेंस दे सकते हैं, या फिर मेडिसिन के रूप में भी मदद कर सकते हैं। और जो हमने बताया अगर वो कर सकते हैं घरेलू तो जरूर करें। जी, जी, धन्यवाद भैया। हाँ जी। बहुत सारी बहनों के बहुत-बहुत प्रश्न हैं भैया, पीसीओडी कह रहा हूँ। ओ पीसीओडी राइट। के लिए क्या कर सकते हैं? बहुत सारी बहनों के प्रश्न हैं। ना ना जी एकदम भाई, मतलब देखो, एकदम पीसीओडी, पीसीओएस, देखिए एडेनोमायोसिस, मतलब ऐसे बहुत सारे प्रश्न आए हैं ये पूरी फैमिली वाली डिजीज का। देखो ये बात एकदम सही है कि ये पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोनल प्रॉब्लम, एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्राइडिनोमा, थायराइड, ये सारे जो चीज होती है ना, सारे ग्रंथियों की मतलब ये हार्मोनल इम्बैलेंस है। अभी जैसे हमने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि सहजन सहजन की पत्ती, इमली के पत्ते, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ जो हमने थोड़ी देर पहले बोला था। सहजन के पत्ते, इमली के पत्ते, बान के पान के पत्ते, फिर कलिंग और करेंज के पत्ते, या लाल अंबरी या पटवा के पत्ते, कंधी के पत्ते, गिलोय के पत्ते। गिलोय एक वनस्पति अपनी जो अमरूता जिसको बोलते हैं वो आप अगर इसमें से मैं जो बताया उसमें से जो जो पत्ते आपको मिल जाए उसका कषाय काढ़ा, थोड़ा सा जैसे मैं 1 गिलास पानी में डाल के थोड़े पत्ते डाल के 5-7 मिनट उबाल के ठंडा करके आप पी सकते हो। तो इससे धीरे धीरे हमारे शरीर में जो ग्रंथियां थोड़ी कार्यान्वित होगी और बराबर से उनका फंक्शन होगा, और तो फिर हार्मोन इम्बेलेंस नॉर्मल हो सकता है। तो कुल मिला के आपको ये कषाय पीना है। और मैंने बताया था आपको कुटकी ज्यादा खाना है, लिटिल मिलेट, वो कुटकी जैसे आपको मैंने तब डिस्प्ले किया था थोड़ा, ये कुटकी आप खा सकते हो, ये लिटिल मिलेट। या अगर ज्यादा खाए बाकी के मिलेट एक एक दिन खाएं तो आपके जो भी हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, पीसीओएस, पीसीओडी, मैंने कई पेशेंट्स को मैं इस तरह से ही ठीक किया हूँ। देखो मेडिसिन है, होम्योपैथिक मेडिसिन में एक एक देखो व्यक्तिगत एक ही मेडिसिन का नाम लोग लूँ तो सबके लिए नहीं लागू को पड़े, क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग मेडिसिन होती है। उनका नेचर देख के, उनका और सारा हमें हैबिट्स देख के हमको देना पड़ता है। इसलिए मैं दवा का नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि हर एक के लिए बदलेगा वो। पर ये जो चीज कॉमन है सबके लिए बताता हूँ, ये आप करके आप साथ में मेडिसिन लेके बहुत अच्छी तरह से इसका संतुलन कर सकते हो। और साथ में जैसे मैंने अभी तेल का सेवन बोला था, तो जिनको पीसीओएस है, पीसीओडी है, फाइब्राइडोनोमा है, थायराइड है, वो लोग क्या करे, कोई भी मतलब जैसे मैं 3 तेल बता रहा हूँ, वो 3 तेल उसमें से एक एक सप्ताह के लिए 2-2 चम्मच, जैसे नारियल तेल, मूंगफली तेल और तिल का तेल, ये 3 तेल आप 2-2 चम्मच, अच्छा प्योर घानी का तेल होना चाहिए, ध्यान रखना कंपनी का नहीं, कंपनी से आया नहीं, घानी से जो पीस के निकाल देने वाला हो, वो नारियल का तेल, मूंगफली का तेल और तिल का तेल 2-2 चम्मच एक एक सप्ताह आप रिपीट कर सकते हो। जैसे मैंने अभी पत्तों का बोला वैसे आप ये भी एक एक सप्ताह लेना है, और कुटकी लिटिल मिनट ज्यादा खाना है। तो इससे आपका ये जो भी हार्मोनल असंतुलन है, पीसीओएस है, ये सारे धीरे धीरे कम होते हैं। मैंने कईयों पेशेंट का किया है, कईयों पेशेंट का। तो यही होता है कारण ज्यादातर, बच्चे ना होना यार इसमें दिक्कत होती है, जो ये कारण बन सकता है। तो आप ये सब करके सॉल्यूशन पा सकते हो। जी, हाँ जी। जी। एक बहुत आप जल्दी से हाँ या ना में इसका उत्तर आप दे सकते हैं भैया। एक दीदी का प्रश्न है कि आँखों का ऑपरेशन यदि हुआ है, तो क्या उसके बाद त्रिफला से आँखें धो सकते हैं? हाँ जो एक प्रयोग रहता है, वो किया जा धो सकता सकते हैं, धो सकते हैं, धो सकते हैं। धो सकते हैं। जी, ऑपरेशन कौन सा हुआ है, अगर आप केवल ऑपरेशन में कई प्रकार आंखों के, केवल अगर मोतिया बिंदु निकला हो, या रेटिना का आपका ऑपरेशन किया हो, रेटिनल डिटैचमेंट होता है, पतला पीछे परत, अगर उसका हुआ हो तो ध्यान देना। अगर अगर बहुत ज्यादा सेंसिटिव रेटिनल डिटैचमेंट अगर हो तो जरा सावधानी रखना। अदरवाइज आपका अगर ग्लूकोज के लिए या ग्लूकोमा के लिए किया हो तो आप कर सकते हो। तो कर आप सकते सॉरी मतलब लेंस के लिए किया हो, कैटरेक्ट के लिए हो तो उसके लिए आप कर सकते हो। हैं। जी, हाँ जी। भैया। और एक, क्योंकि गर्मियों का मतलब अभी सीज़न है, तो ये बहुत लोगों का प्रश्न होगा कि नोज़ ब्लीडिंग होती है हाँ और जी। खून निकलता है जो, उसके लिए क्या किया जा सकता है? देखो ये बिल्कुल ये कॉमन कॉज है, कई कई लोगों का नोज, अब इसको इपिस्टैक्सिस बोलते हैं मेडिकल भाषा में। तो इसमें क्या करना है, आपको बर्फ का टुकड़ा लेके नाक नाक के ऊपर आप सेक जरूर करना है। और शरीर में गर्मी ना हो, शरीर में गर्म ना हो, इसका जरूर ध्यान, आपके शरीर को अंदर से ठंडा करे। ग्रीष्म शुरू तो चल रहा है, तो ग्रीष्म में वैसे हमें अंदर से जैसे इन दिनों में सब्जा, या जैसे ठंडा के लिए हमें बेल का फल का अगर आप ये पीते हो, कोकम पीते हो, हाँ अपने आश्रम में जैसे होती है, पलास है, गुलाब है, गुलकंद है, जो शरीर को अंदर से ठंडा करे, ये सब चीज का सेवन करें और गर्म चीज न खाएं।
तो आपका वो सॉल्यूशन मिल सकता है। पर आप जरूर बर्फ अपने नाक पर, जिनको बार बार होने, तो ये जरूर दिन में एक बार घुमाएं, तो बार बार फूटना नहीं हो सकता है। सिंपल आप कर सकते हैं। सभी प्रश्न जो कॉमन थे वो हमने ले लिए हैं। कुछ कुछ लोग जी, अपनी केस स्टडी डाल रहे हैं, तो मेरी यही विनती है कि आप अपनी तो केस आप हमें पर्सनली मिले, स्टडी, जी वो आप पर्सनली मिले। कर सकते हैं। हमारे सेंटर्स होते हैं, अलग अलग सेंटर, पर्सनल मिले, आपको पूरी स्टडी करके हम दवा दे देंगे। ये जो जनरल, देखो हम जब सामने आते हैं तो जनरल सबके लिए होते हैं, ये इंडिविजुअल के लिए नहीं हो पाएगा। तो आप हमको व्यक्तिगत मिले तो बाकी उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। जी भैया एक प्रश्न वो भी थोड़ा कॉमन है कि पित्त के व्यक्ति को पित्त न हो, इसके लिए क्या कर सकते हैं, जिसकी पित्त प्रकृति है उसके लिए? पित्त प्रकृति हो, देखो शरीर में स्वाभाविक है, इन दिनों में और भड़कता है। तो पित्त का फिर से हमें अंदर पित्त नाशक चीज जो, जिससे पित्त कम हो वो नेचुरल चीज लेना है। जैसे मैं लोगों को बोलता है इन दिनों में, जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई ताजी छाछ जरूर लेना, जैसे उसी का बना हुआ मक्खन, मक्खन एक चीज इतनी अच्छी सुंदर है ना, अगर जो मिल पाए जिसे किसी को, अगर वो बना पाए घर में, तो मक्खन जरूर लेना चाहिए 1 चम्मच। अगर जिसको पित्त का विकार है वो मक्खन खाए खाली पेट, और खाली पेट साइट्रस फ्रूट्स खाए उसके बाद। साइट्रस फ्रूट्स जिसमें जूस होते हैं, मौसम्बी है, संतरा है, अगर इन दिनों में अगर मिलता है तो वो, या तो फिर पाइनएप्पल है, या तो आंवला भी मिल जाए, आंवले का जूस अगर वो भी मिल जाए तो भी चलेगा। जैसे सब्जा है, अपना किशमिश है, तो ये सब तरह से शरीर को जो अंदर कर ठंडक करे वो करे। और मैंने बताया ना, खाली पेट मक्खन जरूर खाएं, इससे आपका बहुत ज्यादा पित्त कम होता है। बाकी छाछ और ताजा लस्सी, पतला दही, मतलब पानी में पानी डाल के दही में, अगर आप वो कर सकते हो तो जरूर करें, शरीर के लिए पित्त वो कम कर सकता है। और खाने में मसालेदार ना खाएं। जी जी भैया, एक और सामान्य प्रश्न जो शायद सभी के लिए बहुत लाभदायक होगा। कैसे पता चलता है कि हम कौन सी प्रकृति के हैं? हमें वात प्रधानता है कि पित्त की प्रधानता है? अपने शरीर के लिए हम कैसे पता चलता है हमें? ये तो सिंपल सिंपल होता है। वात होता है हमें जॉइंट्स पेन होना, और पित्त मतलब शरीर में गर्मी लगना, ठीक है ना। और कफ होता है तो कफ विकार होना। पर फिर भी अगर आपको अगर प्योरली जानना है तो एक वैद्य से मिल लो, तो और आपको और गाइडेंस मिल जाएगा। तो जी ये ज्यादातर जनरल लक्षण होते हैं जो अगर आकर हो तो आप मान सकते हैं कि बार बार चीज जो रिपीटेड हो रही है, तो हम उस रोग, मतलब उस ग्रस्त के रोगी हैं, समझ सकते हैं। हम अंदाजा लगा सकते हैं। जी एक और प्रश्न हाँ जी। भैया, दिन भर फैटीग रहता है, टायर्डनेस रहती है, बहुत ज़्यादा नींद आती है इन दिनों में, जिसके कारण वर्क एफिशिएंसी भी बहुत लो हो रही है। इसका क्या उपाय होता है या क्या कारण होते हैं इसको, इसके? देखो ज्यादातर फटिगनेस जो होता है, ज्यादातर मेंटल फटिगनेस है, फिजिकल फटिगनेस है। दो फटिगनेस होती है, मेंटल है फिजिकल। पर ज्यादातर कई लोग दोनों से, मान लो हम दोनों से पीड़ित है मान लो, जी मेंटल भी फटीग है और फिजिकल भी फटीग है। देखो इसमें क्या होता है, ज्यादातर फटीग ने अगर ज्यादा बार बार थकान हो जाना, कमजोरी लगना, ये ज्यादातर हमारे शरीर में कोई अगर न्यूट्रिएंट्स कम हो, तो ये न्यूट्रिएंट्स की हमें मात्रा बराबर से रखनी पड़ेगी। इसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स आपको लेने पड़ेंगे। और न्यूट्रिएंट्स अगर आपको अगर ठीक हो, तो आपको मेंटली आपको फिट रहना जरूरी पड़ेगा। कि आप, मैं बताया था कि हम हेल्दी, क्या हेल्दी की डेफिनेशन क्या है, द एंथुजियाज्म टू वर्क, एंथुजियाज्म टू बी कंपैशनेट। तो हमें अपने स्वभाव को बदलना होगा। अगर ऐसा है, जरा जरा चीज, बहुत ज्यादातर थकान तो इसी लोगों को, यार नहीं मुझे, ज्यादातर जो बोलते हैं ना कि दीर्घ सूत्री होते हैं, तो ये लोग, ये नहीं होना चाहिए, तत्परता होनी चाहिए। अगर नहीं मुझे करना है तो हमें अपने आप एनर्जी एनर्जी फील हो जाती है। तो मैं बोला जो तत्परता होनी चाहिए होती है ना मेंटली, तो ये बहुत जरूरी है कि हमें अपने आप में थोड़ा सा बदलाव करना, कोई भी काम में तत्परता से लगना, ये बहुत जरूरी है। जी तो खान पान के जैसे, खान पान में अगर करे, और जो चीज में आपको आनंद आता है वो चीज जरूर करें। अगर मुझे कोई म्यूजिक सुनने या कुछ कीर्तन सुनने में आनंद आ रहा है, या कुछ भी जैसे भी, तो वो हम करें ताकि हमें मन को शांत मिले और हमें प्रसन्नता मिले, और हम कुछ हमारा जो काम है या कर्तव्य हम करते और तत्परता से करें। बस यही होता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत सारे प्रश्न हैं, कुछ केस स्टडी टाइप के हैं, फिर से सजेस्ट करेंगे कि आप पर्सनली तो मिलें। वो या व्यक्तिगत आ जाए मिले। जी भैया, बहुत सारे लोग कॉन्टैक्ट नंबर पूछ रहे हैं, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? नहीं, कांटेक्ट नंबर से अच्छा आप मुझे, जैसे मेरे जो सेंटर्स हैं, मैं सूरत में रहता हूँ थर्सडे संडे, बाद में वापी में रहता हूँ वेनसडे, फिर महाराष्ट्र में गोरेगांव, उल्लासनगर, नासिक, पुणे, इस जगह पर रहता हूँ। तो आप जहाँ पर मुझे संपर्क कर सकते हो, व्यक्तिगत आओ, क्योंकि बहुत सारे चीज केवल फोन कांटेक्ट से, फोन नंबर पे आप क्या करोगे, मुझे तकलीफ बताओगे, मैं सॉल्यूशन तो यही बोलूंगा कि आप मेरे पास आ जाओ, मिलो। क्योंकि आप जब आओगे तो कुछ जो जो प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं हो रहा है, इसी के लेके आओगे ना। तो अगर आप सर्दी खांसी तो मुझे फोन करके पूछोगे नहीं, छोटी मोटी चीजें जो अपने आप ठीक होनी है।
तो जो ठीक आपको लगता है कि वो ठीक नहीं हो रही है और मुझे कुछ नया कुछ मतलब उपचार लेना है या कुछ अच्छा उपचार लेना है, तो ऐसा तो आप व्यक्तिगत जहाँ जहाँ हमारे सेंटर से वहाँ आओ, मिलो। तो लगे तो मैं बहनों को फिर से दे दूंगा मेरा अपना जो मेरा शेड्यूल है, जी उस शेड्यूल के हिसाब से मुझे आप पर्सनली मिल सकते हो। जी जी भैया, कई बहनों के क्योंकि यही प्रश्न आ रहे हैं कि वापी में कितने बजे बैठते हैं भैया, तो वो शायद वापी में शेड्यूल वापी में हर वेडनेसडे 10 कोई भी जहाँ पर भी दवाखाना होता है 10 से 6 होता है। कोई भी सेंटर जो अलग अलग आश्रम होते हैं, जैसे सूरत में, वापी में, गोरेगांव, उल्लास, नासिक, पुणे जो हमारा सेंटर है, अगर जहाँ पर भी रहेंगे तो 10 से 6 ही रहेंगे। हाँ, समय तो एक्सटेंड होता है शाम का, वो बात अलग है पेशेंट के कारण, पर कुल मिला के ये 10 से 6 हमारा समय होता है अलग अलग सेंटर्स का। वो आप आ सकते हो वहाँ पर। जी सेकंड एंड फोर्थ वीक मेरा महाराष्ट्र में होता है, जी गोरेगांव, उल्लास। मंडे उल्लासनगर, गोरेगांव। ट्यूसडे मेरा उल्लासनगर, थर्सडे मेरा वापी, सॉरी वेनेसडे वापी, थर्सडे नासिक, और फ्राइडे और सैटरडे पुणे। तो इस तरह से अगर आप उस सेंटर्स के आसपास अगर रहते हो तो वहाँ। एक बहन का प्रश्न है जो शायद मेरा भी हो, क्योंकि मेरी फैमिली भी रहती है भैया, दिल्ली में आप नहीं बैठते, दिल्ली में नहीं आते हैं, दिल्ली में कोई सेंटर नहीं है। दिल्ली की तरफ तो नहीं आ पाता, वहाँ पर अपने लोकल डॉक्टर है शायद, मुझे लगता है वो सेवा करते हैं, ऐसा मैंने सुना था। अच्छा अच्छा। डॉक्टर पवन, अभी वो है या नहीं मुझे नहीं पता, शायद सेवा चालू है कि नहीं, पर बीच में शायद चालू थी। सवेरे 10 से 2-3 बजे तक बैठते हैं, तो अच्छा अगर आप उनसे लाभ ले सकते जी हो और जी देख लेना अगर पर्सनली आप कर सके। जी भैया, तो सभी हाँ, बहनों के लिए हम भैया से स्केड्यूल लेकर के आप तक आपको पहुंच जाएगा स्केड्यूल, कौन से दिन कहाँ रहते हैं, और आप संपर्क करके जा सकते हैं, मिल सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न भैया बहुत है, लेकिन फिर से वही सुझाव है। चलो इसके लिए मैं कह रहा हूँ ना कि देखो ये सेशन जो हेल्थ सेशन होता है ना, मैं जी एक एक चीज में सब कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल सकता है ना हर चीज का। जी जी अभी देखो लिमिटेड समय हमको कुछ, बस इतना में आप हमें शुरुआत में जरूर बताना चाहा कि हमें करना क्या है और मेन कारण क्या है बीमारी का और क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा हमने बस हाईलाइट करने की कोशिश की कम समय में। तो कुल मिला के हेल्थ सेशन भी एक बहुत बहुत बड़ी चीज है। तो अगर हम थोड़ा थोड़ा एक एक रोग का अगर हम इलाबोरेट करें तो हो सकता है, एक एक रोग लेके। जी तो देखेंगे जब कब ऐसा होता है। जी जी, मुझे लगता है भैया आज बहुत सारी हेल्थ अवेयरनेस बहुत सारी मिली है, और बहुत सारी हमें बहुत सारे समाधान मिले। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद भैया, सभी बहनों सभी सभी बहनों और का खूब सभी खूब लोगों का धन्यवाद। एक साथ हुआ। आप फिर से आपको स्केड्यूल मिल जाएगा, चिंता ना करें, आप महिला मंडल से जुड़ जाएं और नंबर पे संपर्क करें, भैया के स्केड्यूल आपको मिल जाएंगे, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार भैया से संपर्क जरूर। करें। सभी जी, लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद भैया। खूब खूब धन्यवाद। बढ़िया।